ओके सो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से डीटी की पाठशाला के अंदर। दोस्तों हम लोग कर रहे हैं रिवीजन, और ये रिवीजन जो आपके जो कमिंग एग्जाम्स है उसके लिए है। तो आज हम जो चैप्टर करने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है रेसिडेंस स्टेटस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम। जी हाँ दोस्तों, अगर मैं इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस की बात करूं, जैसे कुछ लोग बोलते हैं ए बी सी कैटेगरी का चैप्टर कौन सा है सर, आप ये बता दो। तो सर पहली बात तो मैं ऐसा कोई कैटेगरी में डालता नहीं हूँ कि इंस्टीट्यूट की मर्जी है वो कहीं से भी क्वेश्चन पूछ ले। बट जो स्किल वाइज वेटेज जो इंस्टीट्यूट ने दे रखा है उसके अकॉर्डिंग बात करूं तो इन एवरी एग्जाम इंस्टीट्यूट इसके ऊपर से क्वेश्चन पूछेगा। और सर अगर मैं वेटेज की बात करूं जो एग्जामिनेशन के अंदर है, तो आप देख सकते हैं ये पास कुछ एग्जाम के अंदर इस तरीके से इंस्टीट्यूट ने मिनिमम आप पकड़ के चलो कि 6 मार्क्स का क्वेश्चन हर एग्जाम में आ ही रहा है। अब बेटा ये जो चैप्टर है ना रेसिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम, इसको टेक्निकली मैं दो पार्ट में डिवाइड करता हूं। पहला बेसिकली रेसिडेंशियल स्टेटस, दूसरा है स्कोप ऑफ टोटल इनकम। मतलब पहले अपने को किसी भी पर्सन का, चाहे वो इंडिविजुअल हो, HUF हो, पार्टनरशिप फर्म, AOP, BOI, AJP हो, कंपनी हो, उनका रेसिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन करना पड़ता है कि वो रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है। फिर रेसिडेंट में भी सर वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। उसके बाद में सर हम लोग को डिटरमाइन करना पड़ता है कि कौन सी इनकम, हाँ जी सर, जो इंडिया की इनकम है, इंडियन इनकम बात करेंगे हम इसके ऊपर, वो इंडिया में टैक्सेबल होगी या फिर फॉरेन की इनकम किसके लिए टैक्सेबल होगी, किसके लिए टैक्सेबल नहीं होगी, तो वो स्कोप ऑफ टोटल इनकम में आएगा। तो बेटा यहाँ पे सबसे पहले आपको मैं बता देना चाहूँगा कि हम जो रिवीजन करेंगे, ये जो मेरे क्लास के नोट्स हैं उनसे हम लोग रिवाइज करने वाले हैं चैप्टर को, ठीक है। और ये नोट जो आपको नीचे एक लिंक दे रखा है, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रखा है, उसके अंदर आपको ये मिल जाएंगे नोट्स, वहाँ पे जाकर के इनको आप डाउनलोड कर लीजिए। सर इसके अलावा आपको जो भी आपका एग्जिस्टिंग मटेरियल है उसी को फॉलो करो, ठीक है। सर आपने एक बुक दिखाई थी, क्या अभी उसके बारे में बात नहीं करना, जो आपके पास में एग्जिस्टिंग मटेरियल है उसको फॉलो कीजिए, और ये वाले नोट्स आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल के अंदर जिसका लिंक दे रखा है। अब बट हम बात करें तो सबसे पहले रेसिडेंशियल स्टेटस, जैसा कि मैंने बताया अभी क्वेश्चन आता है कि सर रेसिडेंशियल स्टेटस एंड सिटीजनशिप दोनों सर एक ही है क्या, मतलब अगर कोई सिटीजन है तो वो रेसिडेंट हो जाएगा, ऐसा कुछ कंपल्सन है क्या? नहीं सर, सर रेसिडेंशियल स्टेटस एंड सिटीजनशिप का आपस में कुछ भी लेना देना नहीं है, कुछ भी लेना देना नहीं है। अ सिटीजन मे और मे नॉट बी रेसिडेंट एज वेल एज सर एक नॉन सिटीजन भी रेसिडेंट हो सकता है। बात को समझो, सिटीजनशिप जनरली किसी को बाय बर्थ मिलता है, जबकि रेसिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन करना पड़ता है, और उसके लिए जो बेसिक कंडीशन है इनकम टैक्स एक्ट की वो सेटिस्फाई होनी चाहिए। मतलब उसमें हो सकता है उस इंडिविजुअल को, अगर मैं इंडिविजुअल की बात करूं तो फिजिकल स्टे भी करना पड़े इंडिया में, तब जाकर के वो रेसिडेंट बनेगा। ओके, अभी यहां पे आपका रेसिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन क्यों करना है ये क्वेश्चन आता है। तो बेटा सबसे पहले अपने को ये समझने की जरूरत है कि सर कहाँ यूज आएगा रेसिडेंट होना, नॉन रेसिडेंट होना। तो बेटा कुछ चीजें ऐसे आपने देखी होगी कि टैक्स रेट्स की बात करें तो हम टैक्स रेट्स में सबसे पहले जो ऑप्शनल टैक्स रिजीम के अंदर है 2.5 लाख का बेसिक एग्जम्पशन लिमिट मिलता है, लेकिन अगर कोई सीनियर सिटीजन है तो उसके केस में आपका 3 लाख बेसिक एग्जम्पशन लिमिट हो जाता है, और सुपर सीनियर सिटीजन है तो उसके केस में 5 लाख का बेसिक एग्जम्पशन लिमिट हो जाता है, राइट। ये आपने पढ़ा है, हमने डिस्कस भी किया था। ओके, नाउ द पॉइंट इज बेसिकली ये जो हायर बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है 3 लाख या 5 लाख, ये सिर्फ और सिर्फ एक रेसिडेंट के लिए ही अलाउ होता है, नॉन रेसिडेंट के लिए वो 2.5 लाख ही रहेगा। दूसरा सर हमने रिबेट पढ़ा था, रिबेट अंडर सेक्शन 87A, रिबेट अंडर सेक्शन 87A सर वो भी सिर्फ और सिर्फ किसको मिलता है, रेसिडेंट इंडिविजुअल को ही मिलता है। मतलब अगर रेसिडेंट नहीं है तो उसको रिबेट मिलने वाला नहीं है। ऐसे ही कुछ डिडक्शंस है, जैसे चैप्टर 6A के अंदर डिडक्शंस है, ठीक है, ATTTA हो गया, और भी कुछ डिडक्शन है जो सिर्फ और सिर्फ रेसिडेंट को ही वहां पे अलाउ होते हैं। तो कुछ बेनिफिट है इनकम टैक्स के अंदर, इनकम टैक्स एक्ट के अंदर, जो सिर्फ रेसिडेंट को मिलता है। तो इसके लिए अपने को पता करना पड़ेगा कि वो जो पर्सन है वो रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट, नंबर 1। नंबर 2 सर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो सर टैक्सेबिलिटी ऑफ एनी इनकम, यस सर, टैक्सेबिलिटी ऑफ एनी इनकम वो भी डिपेंड करेगा रेसिडेंशियल स्टेटस। तो सर उसके लिए समझना जरूरी है कि टैक्सेबिलिटी ऑफ इनकम दो रूल के ऊपर डिपेंड करता है। एक बेटा है सोर्स रूल। इस सोर्स रूल में क्या होता है, सोर्स रूल में ये होता है कि अगर इनकम का सोर्स
इनकम का सोर्स जो है ना, सोर्स अगर इंडिया में, सोर्स किधर बेटा, इंडिया में है, तो इसका मतलब फिर आप चाहे रेसिडेंट हो या नॉन रेसिडेंट हो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है आपके लिए, वो इंडिया में क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। क्या हो जाएगा बेटा, टैक्सेबल। दूसरा बेटा आता है रेसिडेंट रूल। क्या होता है बेटा, रेसिडेंट रूल, कि सर इनकम का सोर्स तो इंडिया में नहीं है, बट आप रेसिडेंट हो, आप रेसिडेंट हो, तो इन दैट केस सर वो जो आपका इनकम है जिसका सोर्स इंडिया में नहीं है, वो भी इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगा। तो लेट्स अंडरस्टैंड विद हेल्प ऑफ वन एग्जांपल। सर मिस्टर मस्काए बन एक यूएस सिटीजन है, जैसा कि आप सबको मालूम है। अब ये जो यूएस सिटीजन भाई साहब है, इनके दो बिजनेस है। एक बिजनेस है मुंबई में, मतलब ऑब्वियसली इन इंडिया, एक बिजनेस है यूएसए, नॉट उल्लासनगर सिंधी एसोसिएशन ना, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर बेसिकली इनका बिजनेस। सर वाह क्या घटिया जोक से शुरुआत की है आपने, थैंक यू सो मच सर। ये जो बिजनेस इन मुंबई है 100 लाख रुपीज का बेसिकली वहां से आपका इनकम हो रहा है, और ये जो बिजनेस इन यूएस है वहां पे 500 लाख का इनकम हो रहा है, राइट। अभी बेटा ये जो बिजनेस इन मुंबई है, इस इनकम का सोर्स किधर है, इंडिया में। सर ये कोई अंधा भी सुन के बता देगा, बहरा तो नहीं बोल सकता था, हाँ बहरा भी देख के बता सकता है, सॉरी ठीक है, अंधा सुन के बता सकता है, बहरा देख के बता सकता है, और गूंगा सुन और देख के दोनों तरीके से बता सकता है। सर ये सेकंड आज का घटिया जोक था, थैंक यू सो मच वंस अगेन। तो सर यहाँ पे ये सोर्स ऑफ इनकम इंडिया में, मतलब वो इंडियन इनकम हो जाएगा। लेकिन सर ये वाली इनकम है, इसका सोर्स इंडिया में नहीं है। सर ये कौन सा इनकम हो जाएगा, फॉरेन। एक बार समझने के लिए बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले रहे हैं, बाकी डिटेल में हम डिस्कस करेंगे कब इंडियन होता है कब फॉरेन होता है। अब ये जो इंडियन इनकम आया बेटा, ये इंडियन इनकम, सर यहां पे चाहे मिस्टर मस्काई बन वहां पे रेसिडेंट है या रेसिडेंट नहीं है, सर उनके लिए इंडिया में टैक्सेबल होगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला मेरे लाल, वो टैक्सेबल होना है और होना है। कौन से रूल के अकॉर्डिंग, सोर्स रूल के अकॉर्डिंग, क्योंकि इनकम का सोर्स इंडिया में। बट माय डियर फ्रेंड्स, ये जो बिजनेस इन यूएसए है, सर ये इनकम मिस्टर मस्काए बन के लिए इंडिया में तभी टैक्सेबल होगा अगर मिस्टर मस्काए बन इंडिया में रेसिडेंट है मेरे दोस्तों। तो अगर ये आपका इनकम बेसिकली इंडिया में टैक्सेबल करवाना है तो मिस्टर मस्काई बन का इंडिया में रेसिडेंट होना जरूरी है, तभी वो रेसिडेंट रूल के अकॉर्डिंग इंडिया में टैक्सेबल होगा। लेकिन अगर मिस्टर मस्काई बन एक नॉन रेसिडेंट है तो वो इनकम फिर इंडिया में टैक्सेबल होने वाला नहीं है। तो अभी आपको समझ में आ गया कि अपने को रेसिडेंशियल स्टेटस निकालना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों जरूरी है। नाउ बेटा अभी रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे निकालते हैं एक इंडिविजुअल का। सबसे पहले हम बात करेंगे इंडिविजुअल का। ऐसा सर रेसिडेंशियल स्टेटस बता दूं मैं आपको, एवरी पर्सन चाहे वो इंडिविजुअल एचयूएफ हो, ईओपी हो, बीओआई हो, एजेपी हो, पार्टनरशिप फर्म हो, कंपनी हो, सबका निकालना पड़ता है, ठीक है, फॉर एवरी प्रीवियस ईयर सेपरेटली। ऐसा नहीं कि एक साल निकाला तो वो जिंदगी भर के लिए रेसिडेंट हो जाएगा, या एक बार नॉन रेसिडेंट हो गया तो जिंदगी भर के लिए नॉन रेसिडेंट, ना, आपको हर साल ऐसा करना पड़ेगा। तो सर सबसे पहले रेसिडेंशियल स्टेटस आता है इंडिविजुअल का। सर इंडिविजुअल के रेसिडेंशियल स्टेटस के लिए वहां पे दो बेटा बेसिक कंडीशन है अंडर सेक्शन 6(1) के अंदर, बेसिक कंडीशन अंडर सेक्शन 6(1) इनकम टैक्स एक्ट का जो है बेसिकली उसके अंदर। तो यहां पे बेटा पहला कंडीशन आता है स्टे इन इंडिया। हाँ जी सर, स्टे करना पड़ेगा, फिजिकली स्टे करना पड़ेगा, स्टे इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर इन द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। हाँ जी सर, स्टे इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर इन द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। सर फिजिकली स्टे करना चाहिए, फिजिकली। अभी इंडिया क्या है सर, इंडिया बेसिकली जैसा कि आप जानते हैं कि कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, ठीक है, और गुजरात से लेके गुवाहाटी तक ये पूरा इंडिया है ना। तो इसमें कहीं पे भी अगर वो स्टे करे, कंटिन्यू स्टे जरूरी नहीं है, कंटिन्यू स्टे एक जगह पे भी करना जरूरी नहीं है, वो आए जाए चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। और दूसरा सर इंडियन टेरिटोरियल वाटर्स, बराबर है, जब आप जाओगे कस्टम्स पढ़ोगे तो कस्टम्स में ये आएगा सीए फाइनल्स के अंदर कि सर इंडियन टेरिटोरियल वाटर, जो इंडिया है ना, इंडिया के बाहर भी इंडिया माना जाता है, जो पानी है ना, पानी के अंदर भी इंडिया माना जाएगा अगर वो इंडियन टेरिटोरियल वाटर्स है। तो अगर वो कोई इंडियन टेरिटोरियल वाटर में रह रहा है कि नाव में जाके बैठ गया कि सर 181 डेज हुआ था और एक दिन जाकर के वो नाव में जाकर के बैठ गया, बोले मैं तो एक दिन आउट ऑफ इंडिया में था। अरे भाई तू वो नाव लेके पाकिस्तान थोड़ी चला गया था, श्रीलंका थोड़ी चला गया, तू इंडियन टेरिटोरियल वाटर्स में था, मतलब इंडिया में है मेरे दोस्त, बराबर है। तो सर 182 डेज और मोर इन द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर अगर वो इंडिया में स्टे कर रहा है, फिजिकली स्टे करना है,
खुद को रहना है, किसी प्रॉक्सी को नहीं रख सकता, मेरे ब्याह पे तू रह जा। सर ये आज का तीसरा घटिया जुग। थैंक यू सो मच सर। स्टे इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर इन द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। अगर ऐसा होता है तो सर कंडीशन 1 सेटिस्फाई हो जाता है और सर वो रेसिडेंट हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो कोई इंडिया में स्टे नहीं करता है 182 डेज, मतलब 182 डेज से कम स्टे करता है, 181 डेज या उससे और भी कम करता है, तो उसके लिए बेटा उसको नॉन रेसिडेंट नहीं बनाएंगे, हम सेकंड कंडीशन चेक करेंगे। बीच में लिखा हो और, ठीक है। और क्या बोलते हैं, स्टे इन इंडिया फॉर 60 डेज और मोर इन द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। स्टे इन इंडिया फॉर 60 डेज और मोर इन द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। जो करंट प्रीवियस जिसके लिए चेक कर रहे हो, जैसे कि अपने एग्जाम्पल, अपने केस में जो आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है वो है प्रीवियस ईयर 24-25, तो चाहे ये आपका 182 डेज वाला क्राइटेरिया चेक करोगे वो भी इस साल में चेक करोगे। अगर ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो 60 डेज और मोर वाला चेक करोगे, वो भी इसी साल में चेक करने का है। तो सर 60 डेज और मोर इन द रेलेवेंट प्रीवियस स्टे करेगा and stay in India for 365 days or more. Stay in India for 365 days or more in 4 immediately preceding previous year. 4 immediately preceding previous year. अगर सर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाता, दोनों पार्ट है ना। पहला तो आप चेक करोगे प्रीवियस ईयर 24-25 के अंदर कितना बेटा 60 डेज और मोर, और दूसरा चेक करोगे एंड, बीच में एंड है प्रीवियस ईयर 23-24, इसके इमीडिएटली पहले के 4 साल, प्रीवियस ईयर 22-23, प्रीवियस ईयर 21-22 एंड प्रीवियस ईयर 2021। इन 4 साल में अगर वो 365 डेज या उससे ज़्यादा इंडिया में रह जाता है तो सर वो सेकंड बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई कर देता है। तो दोनों में से कोई एक सेटिस्फाई होनी चाहिए थी, तो रेसिडेंट हो जाएगा। अगर दोनों ही बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो पा रही है तो सर वो आपका क्या हो जाएगा, नॉन रेसिडेंट हो जाएगा। बात खत्म हो जाती है। अब बेटा जब भी कोई रेसिडेंट बनता है, रेसिडेंट है ना, नॉन रेसिडेंट बन गया तो कहानी खत्म हो गई। बट अगर कोई रेसिडेंट बनता है तो उसको फर्दर अपने को क्लासिफाई करना पड़ेगा कि वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है कि नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। तो उसके लिए बेटा एडिशनल कंडीशन है अंडर सेक्शन 66। यस जी, हाँ जी, एडिशनल कंडीशन अंडर सेक्शन 66 हम लोग चेक करेंगे फॉर डिटरमाइनिंग एज ROR या RNOR कि भाई ये ऐसा तो नहीं है कि इसी साल रेसिडेंट हो गया है ना। कई बार मान लो कोई फॉरेन वाला बंदा आता है, फॉरेन सिटीजन है, वो इंडिया आता है और इंडिया आकर के 182 डेज से ज़्यादा रह गया हो और भाई साहब वो क्या हो गया, रेसिडेंट हो गया, बराबर है। अब सर उससे आप पूरी दुनिया की इनकम के ऊपर, उसकी जो पूरी दुनिया की इनकम के ऊपर अगर टैक्स ले जाओगे तो गलत हो जाएगा। तो आप चेक करोगे क्या ये ऑर्डिनरी है या ये नॉट ऑर्डिनरी है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं सर, नॉट ऑर्डिनरी है। तो उसके लिए सर वहां पे सेक्शन 66 के 2 एडिशनल कंडीशन है वो चेक करना पड़ेगा। ओनली अगर रेसिडेंट होता है तो। अभी वो जो रेसिडेंट है, रेसिडेंट अगर पिछले करंट ईयर में रेसिडेंट, सर 24-25 प्रीवियस ईयर में वो क्या हो चुका है, रेसिडेंट हो चुका है, तो हम चेक करेंगे क्या वो पिछले 10 साल लास्ट है ना, इमीडिएटली प्रीसीडिंग 10 साल में अगर कोई भी 2 साल, एनी टू प्रीवियस ईयर लास्ट 10 प्रीवियस ईयर में एनी 2 प्रीवियस ईयर में भी वो रेसिडेंट था। अभी सर उधर कैसे चेक करेंगे वो रेसिडेंट था कि नहीं था, तो सेम आप जाओ पिछले 10 साल में चेक करो, कोई भी 2 साल अगर वो बेटा रेसिडेंट हो गया तो सर फर्स्ट एडिशन कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। यही बोल रहा है कि वो जो रेसिडेंट है ना, रेसिडेंट 24-25 में मस्ट बी रेसिडेंट इन एनी 2 प्रीवियस ईयर आउट ऑफ 10 इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, तो सर वहां पे आपका फर्स्ट एडिशन कंडीशन सेटिस्फाई होगा। लेकिन इतने से काम नहीं चलने वाला है, इतने से ऑर्डिनरी होने वाला नहीं है सर। हो सकता है सर वो पिछले 3-4 साल से इंडिया में ही रह रहा हो, कोई प्रोजेक्ट के लिए आया हो, कोई जापानीज बंदा है, वो सर जापानीज बंदा आया है किसके लिए, जो इंडिया में जो बुलेट ट्रेन का काम चल रहा है उसे काम के लिए आया और पिछले 3-4 साल से यहीं पे रह रहा है, तो सर ये तो ईजिली सेटिस्फाई हो जाए। करंट ईयर में रेसिडेंट तो ये भी ईजिली क्या हो जाएगा, सेटिस्फाई हो जाएगा। तो सर अगेन वो गलत हो जाएगा बेसिकली। तो उसके लिए क्या बोलता है कि एक और कंडीशन चेक करो, एक और एडिशनल कंडीशन चेक करो, अगर वो भी सेटिस्फाई करेगा तो उसको ऑर्डिनरी बनाने का, अदरवाइज जबरदस्ती ऑर्डिनरी बनाने का नहीं बेटा। तो यहां पे सेकंड कंडीशन, एडिशनल कंडीशन क्या बोलता है, स्टे इन इंडिया, स्टे इधर अभी रेसिडेंट नहीं सर, यहां पे 10 में से कोई भी 2 साल रेसिडेंट चेक करने का, बट अभी क्या चेक करने का, स्टे इन इंडिया फॉर 730 डेज और मोर इन 7 इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर।
पिछले 7 साल में 730 दिन अगर वो बेटा वो इंडिया में रहा है या उससे ज्यादा इंडिया में रहा है तो सर ये एडिशनल कंडीशन नंबर 2 भी सेटिस्फाई कर जाएगा। अगर दोनों एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई करता है तब तो बेटा वो क्या हो जाएगा, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। लेकिन मान लो या तो बेटा ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर, जब ये नहीं कर रहा है तो ये तो चेक करने का जरूरत ही नहीं, कोई रेलेवेंस ही नहीं बनता है। लेकिन मान लो ये सेटिस्फाई कर गया लेकिन सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो सर द पॉइंट इज बेसिकली वो रेसिडेंट तो है बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, ROR ठीक है। तो बेटा एक बार सबसे पहले फटाफट, सबसे पहले अगर कोई इंडिविजुअल है तो उसके लिए सेक्शन 6(1) की बेसिक कंडीशन चेक करेंगे। स्टे साथ में बेटा फोकस करो और साथ में रिवाइज करो, ठीक है। सो बेटा इसके क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे डिस्कस, मतलब इस रिवीजन वीडियो में नहीं, मैं अलग से आपके लिए क्वेश्चन सीरीज भी लेकर के आ रहा हूं। हाँ जी सर, पास्ट एग्जाम के जो क्वेश्चन है ठीक है वो भी हम लोग करेंगे, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे जो आरटीपीस एमटीपीस के क्वेश्चन है वो भी करेंगे और साथ में सर जो एमसीक्यूज है वो भी डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो अभी एक बार कॉन्सेप्ट फटाफट रिवाइज करते हैं, आप अपने लेवल पे भी क्वेश्चन कीजिएगा और मैं भी आपको करवाऊंगा। ओके, सो द पॉइंट इज बेसिकली सबसे पहले सेक्शन 6(1) बेसिक कंडीशन क्या बोलता है, स्टे इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर इन द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, सेटिस्फाइड। रेसिडेंट सेटिस्फाइड नहीं होता है तो सेकंड कंडीशन चेक करते हैं, स्टे इन इंडिया फॉर 6 डेज और मोर इन द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर एंड स्टे इन इंडिया फॉर 365 डेज और मोर इन 4 इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। अगर दोनों में से मतलब ये सेकंड वाला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया या फर्स्ट बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई हो गया तो क्या हो जाएगा, रेसिडेंट, अदरवाइज क्या हो जाएगा, नॉन रेसिडेंट। अगर कोई रेसिडेंट हो गया तो फिर एडिशनल कंडीशन चेक करते हैं बेटा 6(6) के अंदर। 6(6) के अंदर दो एडिशनल कंडीशन क्या बोलता है, पहला कि वो जो रेसिडेंट हो गया है ना वो इमीडिएटली प्रीसीडिंग 10 में से कोई भी 2 साल बेटा कोई भी 2 साल क्या होना चाहिए, रेसिडेंट, कोई भी 2 साल क्या होना चाहिए, रेसिडेंट। अगर कोई भी 2 साल रेसिडेंट हो गया वैसे ही चेक करना है, इनके लिए पिछले 2 साल के लिए भी आपको 6(1) ही चेक करना है। अगर 2 साल रेसिडेंट हो गया तो हम सेकंड एडिशनल कंडीशन चेक करेंगे। सेकंड एडिशनल कंडीशन क्या बोलता है, स्टे इन इंडिया फॉर 730 डेज और मोर, 730 डेज और मोर इन 7 इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। तो क्या हो जाएगा, ROR, अदरवाइज क्या हो जाएगा, RNOR। अब बेटा ने एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि एक मिसेस सुहानी है जो कि एक कैनेडियन सिटीजन है, ठीक है, जो विजिट कर रही है इंडिया 2012-13 से, हर साल आ रही है। पता नहीं उसका यहाँ पे कुछ तो इंटरेस्ट होगा, बिजनेस इंटरेस्ट भी हो सकता है, कुछ भी इंटरेस्ट होगा, तो 12-13 से वो हर साल आती है। कितने दिन के लिए बेटा, 100 दिन के लिए। एवरी ईयर डिटरमाइन रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ मिसेस सुहानी फॉर द असेसमेंट 25-26। अब ये कहाँ की सिटीजन है उससे कोई लेना देना नहीं है, हम तो चेक करेंगे बेसिक कंडीशन क्योंकि वो इंडिविजुअल है। तो सबसे पहले बेटा वहां पे आपका आता है सेक्शन 6(1), स्टे इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर। तो सुहानी सर 182 डेज तो कम रह रही है, 24 प्रीवियस ईयर 24-25 में 182 डेज से तो कम रह रही है। तो सर फर्स्ट बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई हुआ नहीं, बट सर सेकंड वाली चेक करते हैं कि सर प्रीवियस ईयर 24-25 में वो 100 दिन रही जो कि 60 दिन से ज्यादा है, एंड उसके पहले के 4 साल प्रीवियस ईयर 23-24, 22-23, 21-22 एंड 20-21 के अंदर आप देखोगे तो हर साल 100 दिन के लिए आई है। 100 × 4 ये हो गया 400 दिन, विच इज मोर देन 365 डेज। ओहो, तो सुहानी जी ने सेकंड बेसिक कंडीशन वहां पे क्या कर लिया, सेटिस्फाई कर लिया। क्या कर लिया, सेटिस्फाई कर लिया। तो सुहानी जी क्या हो गई, रेसिडेंट हो गई फॉर प्रीवियस ईयर 24-25। अभी वो रेसिडेंट हो गई तो हम लोग एडिशनल कंडीशन चेक करेंगे। एडिशनल कंडीशन क्या बोलता है कि एडिशनल बोलता है कि पिछले 2 साल में रेसिडेंट होनी चाहिए सुहानी, और मतलब हिंदी वाला और, हाँ ठीक है, इंग्लिश वाला एंड, और वहां पे पिछले 7 साल में 730 दिन 730 डेज या उससे ज्यादा इंडिया में रहनी चाहिए। तो देखो यहाँ पे एनालिसिस मैंने कर रखा है, तो सबसे पहले इसका आंसर लिखने का तरीका अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, सबसे पहले आपको प्रोविजन लिखना है, फिर एनालिसिस करना है जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो। तो ये देखो 60 दिन से ज्यादा और 365 दिन ज्यादा। अब हम एडिशनल कंडीशन चेक करेंगे कि पिछले 2 साल में कोई 10 में से कोई भी 2 साल रेसिडेंट होनी चाहिए। तो सर 23-24 में सेम वे में जैसे वो 24-25 में रेसिडेंट हुई वैसे ही हो जाएगी, सेम 22-23 में भी हो जाएगी यहाँ पे। तो पिछले 2 साल में रेसिडेंट तो है। अभी बेटा वहां पे पिछले 7 साल में 730 दिन, तो बेटा यहां पे हर साल वो 100 दिन के लिए आ रही है। 100 × 7 कितना हो गया, 700, 730 दिन से कम इंडिया में रही। शिट यार, तो सुहानी है ना सेकेंड एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही है, मतलब वो रेसिडेंट तो है बट कौन सी वाली है, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। अब बेटा नेक्स्ट
मान लो अगर ये सुहानी 110 दिन के लिए इंडिया आती, 110 दिन हर साल, 2012-13 से 110 दिन के लिए आती, क्या फर्क पड़ जाता? तो रेसिडेंट तो हो ही जाएगी। देखो यहाँ पे 110 सर, दूसरा 110 110 110 110 440, मतलब 365 दिन, तो रेसिडेंट तो हो गई। अब वो एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई कर पा रही कि नहीं कर पा रही? तो बेटा देखो यहाँ पे भी 110, मतलब ये रेसिडेंट, कोई दिक्कत नहीं है। अभी देखो इधर इंपॉर्टेंट, ये 110 इंटू 7 770 डेज हो जाएगा, जो कि आपका 730 दिन से क्या है, ज्यादा। इसका मतलब एडिशनल कंडीशन फर्स्ट भी सेटिस्फाई कर दिया, सेकंड भी सेटिस्फाई कर दिया। मतलब सुहानी कौन है? रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। अभी बेटा यहाँ पे आता है कि अगर मान लो मैं एक इंडियन सिटीजन हूं और मैं बेटा इंडिया से बाहर जा रहा हूं जॉब करने के लिए, पैसा कमाने के लिए, या तो जॉब करने के लिए या बिजनेस करने के लिए। हम मैं इंडिया से बाहर क्यों जाऊंगा जॉब करने के लिए या पैसा कमाने के लिए? क्यों? क्योंकि सर इंडिया वाले मेरे को वो पैसा कमाने का मौका नहीं दे रहे हैं, या जितना मैं डिजर्व करता हूं उतना मेरे को कमाने का मौका नहीं मिल रहा है। तभी तो कोई अपने फैमिली को, परिवार को, अपने देश को, अपने घर वालों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को छोड़ के किसी और देश में जाएगा। सीधी सी बात है, किसी को शौक नहीं होता है बेटा, मजबूरियां होती है जो अपने घर से दूर लोग जाते हैं वहां पे। तो अगर कोई इंडियन सिटीजन है और वो फॉर द पर्पज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अभी एम्प्लॉयमेंट में टेकिंग अप अ जॉब आ जाएगा, एज वेल एज बेटा वहां पे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मतलब बिजनेस भी आ जाएगा। प्लस एम्प्लॉयमेंट में एक और चीज आती है, अगर कोई इंडिया में जॉब कर रहा था और वो एम्प्लॉयर उसका आउटसाइड इंडिया उसको भेजता है फॉर ट्रेनिंग पर्पज, जैसे मैं टीसीएस में जॉब कर रहा था, अभी टीसीएस मेरे को 2 साल के लिए यूएस भेज रहा है, टीसीएस इंडिया में काम कर रहा है, टीसीएस मेरे को यूएस भेज रहा है 2 साल के लिए ट्रेनिंग के लिए, वो भी बेटा एम्प्लॉयमेंट पर्पज माना जाएगा। लेकिन अगर मैं पढ़ने के लिए जा रहा हूं तो वो एम्प्लॉयमेंट नहीं है। मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जा रहा हूं, वहां जॉब कर रहा हूं तो वो एम्प्लॉयमेंट नहीं है। अपना बिजनेस प्रमोशन के लिए, एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए जा रहा हूं तो एम्प्लॉयमेंट पर्पज नहीं है। तो बेटा कोई भी अगर एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहा है और वो इंडियन सिटीजन है, बराबर है, तो उस केस में वो जैसे ही इंडिया से बाहर जाएगा और मान लो वो इंडिया में 60 डेज रहा था, इंडिया में कितने दिन रहा था? 6 डेज रहा था, है ना, करंट ईयर में। तो 6 डेज रहते ही सर वो क्या हो जाएगा? वहां पे रेसिडेंट हो जाएगा, क्योंकि पिछले 4 साल में तो वो इंडिया में ही था, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में। अभी तो पॉइंट इज बेसिकली वो रेसिडेंट हो गया तो सर उसकी ग्लोबल इनकम, इंडिया की इनकम प्लस फॉरेन की इनकम, दोनों इंडिया में क्या हो जाएगी? टैक्सेबल, जो उसके साथ में गलत हो जाएगा। तो बेटा यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन है सेक्शन 6(1) के, जो इंपॉर्टेंट है। वो क्या बोलते हैं कि सर ये कुछ केसेस है जहां पे आपका फर्स्ट बेसिक कंडीशन ही चेक होगा सेक्शन 6(1) का। जी हाँ, सेकंड बेसिक कंडीशन चेक नहीं होगा, उसको इग्नोर कर देंगे। सो इन द फॉलोइंग केसेस सेकंड बेसिक कंडीशन शैल बी इग्नोर्ड एंड ओनली फर्स्ट बेसिक कंडीशन शैल बी चेक। It means if an individual satisfying first basic condition under section 6(1) then he shall be treated as resident, otherwise सीधा क्या मान लिया जाएगा? नॉन रेसिडेंट। अभी कौन कौन से केस वो समझते हैं। सबसे पहला आता है बेटा एन इंडियन सिटीजन। हाँ जी सर, ये सुकून सिर्फ इंडियन सिटीजन को प्राप्त है। अगर कोई फॉरेन सिटीजन अगर है तो उसको सुकून प्राप्त नहीं है। तो इंडियन सिटीजन लिविंग इंडिया फॉर द पर्पज ऑफ एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया। एम्प्लॉयमेंट में मैंने बताया कि सर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी आ जाएगा, टेकिंग पर जॉब भी आ जाएगा, ट्रेनिंग पर्पज के लिए जा रहा है तो वो भी आ जाएगा, अगर प्रोवाइड उसका एम्प्लॉयर इंडिया में है और वो उसको ट्रेनिंग के लिए भेज रहा है। बट एजुकेशन नहीं आएगा, मेडिकल आने वाला नहीं है, एक्सपोर्ट प्रमोशन बिजनेस डेवलपमेंट आने वाला नहीं है। तो सबसे पहले वो क्या होना चाहिए बेटा? इंडियन सिटीजन होना चाहिए, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। इंडियन सिटीजन होना चाहिए और उसका पर्पज क्या होना चाहिए? एम्प्लॉयमेंट पर्पज होना चाहिए। तो उसके लिए फर्स्ट बेसिक कंडीशन चेक करेंगे, अगर वो सेटिस्फाई हो तो रेसिडेंट, अदरवाइज नॉन रेसिडेंट। दूसरा, इंडियन सिटीजन लिविंग इंडिया एज अ क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप। अगर कोई इंडियन शिप का क्रू मेंबर है और वो कोई शिप फॉरेन जा रहा है तो उस क्रू मेंबर के लिए भी, जो कि इंडियन सिटीजन है, आपको फर्स्ट बेसिक कंडीशन चेक करना है, सेकंड नहीं करेंगे। थर्ड बेटा आता है कि कोई इंडियन सिटीजन जो बाहर रह रहा है बट वो इंडियन सिटीजन है, बाहर रह रहा है बट इंडियन सिटीजन है। अब वो अपनी फैमिली से, रिश्तेदारों से मिलने तो आएगा, अपने देश में तो आएगा, तो वो इंडियन सिटीजन इंडिया आ रहा है फॉर अ विजिट, या फिर कोई पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। अभी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कौन है? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन मतलब या तो उसका खुद का
वो जो इंडिविजुअल है उसका खुद का या उसके पेरेंट्स का या उसके ग्रैंड पेरेंट्स का बर्थ हुआ था आज के इंडिया में, मतलब 47 के बाद वाला इंडिया, या फिर अनडिवाइडेड इंडिया में, या तो आज के इंडिया में या अनडिवाइडेड इंडिया। अनडिवाइडेड इंडिया में क्या आता है, 15 अगस्त 1947 के पहले वाला इंडिया, आज का पाकिस्तान, आज का बांग्लादेश, बस ये तीन ही देश आते हैं, आज का इंडिया, आज का पाकिस्तान, आज का बांग्लादेश। या तो उसका खुद का या उसके पेरेंट्स का या ग्रैंड पेरेंट्स। जब ग्रैंड पेरेंट्स बोलो तो उसके अंदर मैटरनल में दादा दादी के साथ में नाना नानी भी आ जाएंगे। तो वो अगर पर्सन बेसिकली देखा जाए तो इंडियन सिटीजन नहीं है, वो सिटीजनशिप तो किसी और कंट्री की ले चुका है, बट वो खुद यहां पैदा हुआ था या उसके दादा दादी नाना नानी या उसके पेरेंट्स यहाँ पैदा हुए थे। तो वो जो इंडिविजुअल जो आ रहा है उसको बोलेंगे पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, क्योंकि उसके भी रिश्तेदार यहाँ तो है। तो ये सब लोग है ना बेटा फॉरेन करेंसी लेकर के आएंगे। अभी इन सब लोगों का देखो यहाँ पे, सर ये लोग अगर बाहर जा रहे हैं या बाहर से इंडिया आ रहे हैं तो ये फॉरेन करेंसी इंडिया लेकर के आ रहे हैं। सर इनकी वजह से इंडिया में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है। सर ये जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, सर अपना फॉरेन रिजर्व बढ़ा रहे हैं। तो इनके लिए सर अतिथि देवो भव है ना, अतिथि देवो भव, ये सरकार को समझना चाहिए। और सरकार ने समझा और सरकार ने बोला कि सर इनको जबरदस्ती रेसिडेंट बनाने का नहीं, ठीक है, अगर ये फर्स्ट बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे तब तो रेसिडेंट, अदरवाइज नॉन रेसिडेंट। और नॉन रेसिडेंट बनेगी तो ऑब्वियसली इनकी जो फॉरेन की इनकम होगी वो इंडिया में टैक्सेबल होने वाली नहीं है। लेकिन बेटा यहां पे जो लास्ट वाला केस है ना, इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, उसके केस में अगर कुछ कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो वो वहां पे आपका सेकेंड बेसिक कंडीशन क्या करोगे, चेक करोगे। और वो जो सेकंड बेसिक कंडीशन होगा बेटा वो थोड़ा अलग होगा। कैसे अलग होगा, देखो जनरली सेकंड बेसिक कंडीशन में क्या होता है, स्टे इन इंडिया फॉर 60 डेज और मोर इन द रिलेटिव प्रीवियस ईयर एंड स्टे इन इंडिया फॉर 365 डेज और मोर इन फॉर इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। बट यहां पे क्या बोलता है, यहां पे अगर पहली बात तो कंडीशन क्या सेटिस्फाई होना चाहिए कि ये जो इंडियन सिटीजन है या फिर ये जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु इज कमिंग फॉर विजिट टू इंडिया, अगर इसका टोटल इनकम जो कि फॉरेन सोर्स का इनकम को एक्सक्लूड करते हुए 15 लाख से बेटा ज्यादा है। टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग फॉरेन सोर्स इनकम इज मोर देन कितना बेटा, 15 लाख, तभी आपको सेकंड बेसिक कंडीशन चेक करने का है, अदरवाइज चेक नहीं करने का। तो अगर मान लो मेरा टोटल इनकम, भाई मैं एक इंडियन सिटीजन जो कि इंडिया विजिट के लिए आ रहा है या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है जो कि बेसिकली इंडिया विजिट के लिए आ रहा है, ठीक है, तो अगर उसका टोटल इनकम मान लो 20 लाख है, लेकिन उस टोटल इनकम में जो फॉरेन सोर्स का इनकम है ना, फॉरेन सोर्स का इनकम कितना है, 6 लाख है बेटा, 6 लाख। तो उस केस में एक्सक्लूडिंग फॉरेन सोर्स का इनकम कितना हो गया बेटा, वहां पे ये हो गया 14 लाख रुपीज। तो ये जो 14 लाख रुपीज है ये 15 लाख से क्या है बेटा, कम है। तो उसके लिए आपको सेकंड बेसिक कंडीशन चेक नहीं करना है। तो सेकंड बेसिक कंडीशन कब चेक करोगे, अगर किसी का टोटल इनकम 20 लाख है और उसका जो फॉरेन सोर्स का इनकम है वो बेटा वहां पे आपका 4 लाख है फॉर एग्जांपल, तो आपका कितना हो गया टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग फॉरेन सोर्स का इनकम, 16 लाख हो गया। और वो बेटा आपका 15 लाख से क्या है, ज्यादा। तो उसके लिए अपने को सेकेंड बेसिक कंडीशन चेक करना है। बट सेकेंड बेसिक कंडीशन क्या होगा, स्टे इन इंडिया फॉर 60 डेज नहीं बेटा, स्टे इन इंडिया फॉर 120 डेज और मोर इन द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। सर टेक्निकली देखा जाए तो ये एक्सेप्शन में आता है सर, ना बोला है कि इनकम टैक्स में हम लोग सेकंड कंडीशन नहीं चेक करेंगे, बट सर यहां पे तो चेक किया जा रहा है। क्यों, क्योंकि उसका टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग फॉरेन सोर्स का इनकम मोर देन कितना है, 15 लाख। तो उस केस में जो स्टे इन इंडिया फॉर 60 डेज की जगह 120 डेज थोड़ा सा रिलैक्स कर रहे हो उसको कि भाई 60 की जगह तुम्हारे केस में 120 डेज अगर तुम इंडिया में रहे, ज्यादा रहे तो फिर सीधी सी बात है वहां पे आपका कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा, तो तुम 120 दिन से कम रहो, कोई दिक्कत नहीं है। बट स्टे इन इंडिया फॉर 120 डेज और मोर इन द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर एंड स्टे इन इंडिया फॉर 365 डेज और मोर इन 4 इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, तो वो रेसिडेंट हो जाएगा। लेकिन क्योंकि इसको जबरदस्ती रेसिडेंट बना रहे हैं, सच में देखा जाए तो बेचारा नहीं था, है ना, क्योंकि 182 डेज वाला क्राइटेरिया सेटिस्फाई नहीं कर रहा था, वो सेकंड चेक नहीं कर रही थी, सेकंड चेक नहीं करनी थी, बट फिर भी कर रहे हैं। तो इस केस में क्योंकि इसको जबरदस्ती बनाया जा रहा है तो इसके लिए इसको ऑर्डिनरी मत बनाओ, इतना तो एहसान करो, ऑर्डिनरी मत बनाओ बेटा, इसको नॉट ऑर्डिनरी बना करके छोड़ दो, मतलब एडिशनल कंडीशन चेक करने का जरूरत नहीं है। तो अगर ये कंडीशन यहां पे सेटिस्फाई होती है तो सीधा RNOR हो जाएगा, इसके लिए एडिशनल कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं है। ओके
उसके बाद में कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं कि स्टे इन इंडिया इंक्लूड स्टेइंग इन इंडियन टेरिटोरियल वाटर ऑल्सो, एम्प्लॉयमेंट में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट आ जाएगा, मैं तो बताया कि ट्रेनिंग भी आ जाएगा। दूसरा सर एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए, बिजनेस डेवलपमेंट के लिए जा रहा है, एजुकेशन मेडिकल नहीं आएंगे एम्प्लॉयमेंट में। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कौन होता है, या तो उसका खुद का या उसके पेरेंट्स का या उसके ग्रैंड पेरेंट्स इंक्लूडिंग मैटरनल का बर्थ हुआ था आज के इंडिया में या अनडिवाइडेड इंडिया के अंदर, तो वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन माना जाएगा। और डे ऑफ अराइवल, हाँ ये एक इंपॉर्टेंट चीज बताना भूल गया कि इंडिया में बेसिकली कौन सा पीरियड माना जाएगा, डे ऑफ अराइवल एज वेल एज डे ऑफ डिपार्चर, दोनों दिन इंडिया मनाए जाते हैं। डे ऑफ अराइवल भी इंडिया में, डे ऑफ डिपार्चर भी इंडिया में, दोनों दिन इंडिया में माना जाएगा। मतलब अगर कोई 16 अगस्त को इंडिया से गया, 2024 को 6 इंडिया से गया, बट इस दिन को भी इंडिया में माना जाएगा, मतलब आउटसाइड इंडिया 17 अगस्त से माना जाएगा। और वापस अगर कोई 15 जनवरी को इंडिया आता है तो सर 15 जनवरी इंडिया माना जाएगा, 14 जनवरी तक वो बाहर माना जाएगा। तो डे ऑफ अराइवल एज वेल एज डे ऑफ डिपार्चर दोनों इंडिया माने जाते हैं। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है कि अगर कोई इंडियन सिटीजन है जो कि क्रू मेंबर है बेटा इंडियन शिप का, और वो इंडिया से बाहर जा रहा है, तो बेटा उस केस में जिस दिन वो शिप इंडिया से जा रहा है टेक्निकली वो दिन इंडिया माना जाना चाहिए, और जिस दिन वो शिप इंडिया में वापस आ रहा है वो दिन भी इंडिया माना जाना चाहिए। बट यहां पे एक्सेप्शन है सर, यहां पे क्या बोलता है, इसमें होता क्या वो समझो कि कोई भी अगर कोई क्रू मेंबर किसी शिप में जाता है तो जिस दिन वो शिप इंडिया से जाएगा उससे पहले उसको शिप को ज्वाइन करना पड़ता है। ऐसा तो नहीं कि भाई गया चाबी घुमाया दुम दुम और चला गया, ऐसा होता नहीं है सर। क्योंकि शिप पानी में रहने वाला है 6 महीना 8 महीने शायद उससे भी ज़्यादा, तो उसके लिए सर उसको एक सर्टिफिकेट साइन करना पड़ता है। उस सर्टिफिकेट को बोलते हैं CDC, कंटिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट। क्या बोलते हैं बेटा, कंटिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट। तो जब भी वो शिप में जाएगा उसको ज्वाइन करेगा उसको CDC साइन करना पड़ेगा, और वापस उस शिप से बाहर निकलने के लिए भी CDC साइन करना पड़ता है। शिप ज्वाइन करते टाइम भी CDC साइन करते हैं, शिप से बाहर निकलने के लिए भी CDC साइन करते हैं। तो बेटा अभी उस केस में भले ये आप पीरियड देखोगे तो वो इंडिया के पोर्ट में ही था, इंडिया के पोर्ट पे ही था, बट क्योंकि वो शिप से बाहर नहीं निकल सकता, एक बार अगर उसने CDC साइन कर लिया तो वापस बाहर निकलने के लिए CDC ही साइन करना पड़ेगा, तो बाहर नहीं निकल सकता। इसके लिए ये पूरा पीरियड उसको आउटसाइड इंडिया माना जाएगा। हाँ सर, जिस दिन CDC साइन किया है वो पीरियड भी आउटसाइड इंडिया माना जाएगा, दोनों टाइम। CDC साइन एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग शिप टू CDC साइन एट द टाइम ऑफ साइनिंग ऑफ फ्रॉम शिप, ये पूरा पीरियड आउटसाइड इंडिया माना जाएगा। तो इस केस में सर आपका वो इंडिया में कितने दिन है, तो बेटा 1 अप्रैल से लेकर के 3 अगस्त तक वो इंडिया में था, और उसके बाद में 16 फेब से लेकर के 31 मार्च तक वो इंडिया में था। ये देखो मैंने यहाँ पे डेज काउंट करके अप्रैल मई जून जुलाई और अगस्त में आपका वो 3 अगस्त तक की था, तो 3 दिन ले लिया। फिर वापस फेब में आया, 15 फेब तो आउटसाइड इंडिया में माना जाएगा, 16 फेब से आप काउंट करोगे 28 फेब तो 13 दिन होते हैं, और मार्च के 31 दिन बेटा 169 डेज। तो 169 के डेज में आप फर्स्ट कंडीशन चेक करो, स्टे इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर इन द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। सर सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो सेकंड कंडीशन चेक करते हैं, 6 डेज वाला नहीं करना है, एक्सेप्शन में आता है बेटा, क्योंकि वो इंडियन सिटीजन है और वो क्रू मेंबर एज ए इंडियन शिप का जा रहा है, तो उसके लिए सर यहाँ पे सेकंड कंडीशन चेक नहीं होगा और वो सीधा क्या हो जाएगा, नॉन रेसिडेंट। अब बेटा एक सेक्शन है सेक्शन 6(1), ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। ये क्या बोलता है कि तुम हो लेकिन तुम्हें पता नहीं, वो वाले बात कैसे, मतलब तुम रेसिडेंट हो लेकिन तुम्हें पता नहीं है, तुम रेसिडेंट हो लेकिन तुम्हें पता नहीं है। सर सेक्शन 6(1) डीम्ड रेसिडेंट की बात कर रहा है, मतलब तुम नहीं हो फिर भी तुमको बना दिया जा रहा है, डीम्ड, अज्यूम्ड। तो सर क्या हम मिस्टर ट्रम्प को भी बना दे क्या, ट्रम्प बहुत ज्यादा बोलता है सर, तो ट्रम्प को भी हम रेसिडेंट ही बना देते हैं वहां पे। ट्रम्प को बोल दो तुम हो लेकिन तुम्हें पता नहीं है, मोदी जाके बोल रहे ट्रम्प भाई तुम हो लेकिन तुम्हें पता नहीं है, निमो जाके बोल रहे ट्रम्प भाई तुम हो लेकिन तुम्हें पता नहीं है। ऐसा थोड़ी होता है यार, ऐसे में तो सर पूरी दुनिया सर डीम रेसिडेंट हो जाएगी सर, है ना। सो द पॉइंट इज बेसिकली उसके लिए कुछ कंडीशन है सेक्शन 6(1) के अंदर। सबसे पहले कि वो एक इंडियन सिटीजन होना चाहिए, नंबर 1 क्या होना चाहिए, इंडियन सिटीजन। दूसरा वो नॉन रेसिडेंट होना चाहिए एज पर सेक्शन 6(1), हाँ जी सर, नॉन रेसिडेंट होना चाहिए एज पर सेक्शन 6(1). मतलब सबसे पहले हम सेक्शन 6(1) की कंडीशन चेक करेंगे, बेसिक कंडीशन। अगर दोनों बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है और जहां पे एक चेक करनी है वो भी सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो बेटा वो नॉन रेसिडेंट हो गया। तो पहली बात तो वो इंडियन सिटीजन, दूसरा वो नॉन रेसिडेंट होना चाहिए।
तीसरा बेटा वहां पे वो जो उसका टोटल इनकम है, टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग फॉरेन सोर्स का इनकम मोर देन 15 लाख होना चाहिए ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। और चौथा बेटा वो किसी और कंट्री या टेरिटरी में टैक्स पे नहीं कर रहा हो, किसी और कंट्री या कोई टेरिटरी, भले वो कंट्री का दर्जा नहीं है बट वो टेरिटरी है, ऐसे टैक्स हेवेंस वगैरह होते हैं, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड हो गया, मापुआ हो गया, है ना, हांगकांग हो गया, कंट्रीज नहीं है बट उनको टेरिटरी माना जाता है, तो किसी और कंट्री या टेरिटरी के अंदर टैक्स नहीं पे कर रहा है। अगर ये चारों कंडीशंस क्यूमुलेटिवली सेटिस्फाई होती है तो वो सर आपका डीम रेसिडेंट हो जाएगा। और क्योंकि इसको जबरदस्ती बना रहे हो आप रेसिडेंट, टेक्निकली वो नहीं है बेचारा बट बना रहे हो, तो उस केस में सर RNOR वहां पे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? RNOR हो जाएगा। पहली बात तो आप कौन हो? इंडियन सिटीजन, नॉन रेसिडेंट एज पर सेक्शन 6(1), आपका टोटल इनकम रेलेवेंट प्रीवियस में 15 लाख से ज्यादा है और आप किसी और कंट्री या टेरिटरी में टैक्स नहीं पे करो। एक्चुअली क्या हो रहा है मालूम है ना, बहुत सारे लोग इंडिया से बाहर जाकर रह रहे हैं, तो उनके लिए सर ये वाला क्राइटेरिया लाया गया। अभी बेटा उसके बाद में आता है नेक्स्ट सेक्शन 6(2), रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ HUF, हिंदू अनडिवाइड फैमिली। अभी हिंदू अनडिवाइड फैमिली जो होता है ना बेटा, वो वहां पे आपका कोई नेचुरल पर्सन नहीं होता है। एक तो नेचुरल पर्सन इंडिविजुअल कैसे, तो सर नेचुरल पर्सन नहीं होता है, एक ये आपका लीगल पर्सन, लीगल एंटिटी है। तो उसके लिए सर अपने को सीधी सी बात है, स्टे इन इंडिया तो चेक ही नहीं कर पाएंगे क्योंकि कोई नेचुरल पर्सन होता तब तो वो स्टे करता इंडिविजुअल के जैसे। तो उसके लिए अपने को चेक करना पड़ता है कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ HUF। जो HUF बिजनेस कर रहा है या जो भी उसके अफेयर्स है सर, उसके कंट्रोल मैनेजमेंट कहाँ पे सिचुएटेड है। अभी कंट्रोल मैनेजमेंट में दो तरह का, एक होता है ब्रेन ऑफ द बिजनेस, दूसरा होता है डे टू डे कंट्रोल। तो डे टू डे कंट्रोल से लेना देना नहीं है बेटा, अपने को चेक करना है जो सेक्शन 6(2) है उसके अंदर ब्रेन ऑफ द बिजनेस, मतलब जो ब्रेन ऑफ द बिजनेस है वो कहाँ सिचुएटेड है, होली और पार्टली। अगर वो इंडिया में है तो कंट्रोल मैनेजमेंट आपका क्या हो जाएगा, होली और पार्टली इन इंडिया, तब HUF क्या हो जाएगा, रेसिडेंट हो जाएगा। ओके, क्या हो जाएगा बेटा, रेसिडेंट हो जाएगा। अगर वो कंट्रोल मैनेजमेंट HUF का होली आउटसाइड इंडिया, होली आउटसाइड इंडिया है, तो बेटा वो आपका नॉन रेसिडेंट हो जाएगा। अभी HUF एक बार अगर रेसिडेंट हो गया ना, तो उसके लिए एडिशनल कंडीशन चेक करनी पड़ती है। 6(6) के अंदर एडिशनल कंडीशन, वाज रेसिडेंट इन 2 प्रीवियस ईयर आउट ऑफ 10 इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर एंड स्टे इन इंडिया फॉर 730 days और मोर इन 7 इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। अभी यहाँ पे तो प्रॉब्लम आएगा, ये जो सेकंड एडिशनल कंडीशन क्या बोलता है, स्टे इन इंडिया, स्टे इन इंडिया। HUF सर रह ही नहीं पाएगा ना, कैसे स्टे करेगा। तो उसके लिए सर क्या बोला गया मालूम है कि कर्ता का डेटा यूज करो। नहीं, हम कर्ता का रेसिडेंशियल स्टेटस नहीं निकाले, कर्ता तो एक इंडिविजुअल, उसका रेसिडेंशियल स्टेटस इंडिविजुअल की तरह ही निकाला जाएगा, उसका अलग निकालने का है, बट कर्ता का डेटा यूज करना, डेटा 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 कि क्या कर्ता रेसिडेंट था इन इमीडिएटली 2 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर एंड क्या करता इंडिया में 730 days और मोर स्टे कर रहा था इन 7 इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। अगर कर्ता ने दोनों एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई कर ली तब तो वो HUF ROR हो जाएगा, HUF RO हो जाएगा। और अगर कर्ता ने एडिशनल कंडीशन नहीं सेटिस्फाई किया, दोनों में से कोई एक या दोनों, तो HUF RNOR हो जाएगा। फिर से मैं बोल रहा हूं बेटा, हम यहां पे सिर्फ कर्ता का डेटा यूज कर रहे हैं HUF को ROR या RNOR बनाने के लिए। कर्ता का रेसिडेंशियल स्टेटस अलग तरीके से निकाला जाता है। ओके, अभी बेटा यहां पे आपका नेक्स्ट आता है रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ पार्टनरशिप फ्रॉम LLP, AOP, BOI, AJP, लोकल अथॉरिटी। सर ये लोग भी भाई कोई नेचुरल पर्सन होते नहीं है तो स्टे तो नहीं कर सकते, तो इनका भी अगर कंट्रोल मैनेजमेंट होली और पार्टली इन इंडिया है तब तो ये लोग क्या हो जाएंगे, रेसिडेंट। अगर वो होली आउटसाइड इंडिया तो क्या हो जाएंगे बेटा, नॉन रेसिडेंट। अभी मैं बात करूं बेटा रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ अ कंपनी। अगर एक कंपनी इंडियन कंपनी ठीक है, मतलब जो इनकॉर्पोरेटेड इंडिया में, तो उस केस में वो ऑलवेज रेसिडेंट है, फिर कोई फर्क नहीं पड़ता है उसकी बोर्ड मीटिंग्स कहाँ पे हो रही है, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट कहाँ सिचुएटेड, डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, वो बोलता है उसकी चारों बोर्ड मीटिंग आपका आउटसाइड इंडिया हो रहा है, ठीक है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड इंडिया में इनकॉर्पोरेट है, वो आपका रेसिडेंट ही है। बट अगर कोई फॉरेन कंपनी जैसे एप्पल INC फॉरेन कंपनी है और अगर उसका पोएम प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इज होली और पार्टली इन इंडिया, तो सर वैसे तो पोएम CA फाइनल में बहुत डिटेल्ड मैनर में उसको कंडीशंस वहां पे दे रखी है और वहां पे डिफाइन कर रखा है। बट आप सिर्फ इतना समझो कि प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट किसको बोलते हैं, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट होता है बेसिकली जहां पे उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्रूशियल डिसीजन ले रहे हैं विच आर नेसेसरी टू टेक, जो लेना जरूरी है, ऐसे नेसेसरी टू टेक वाले क्रूशियल डिसीजन जो लिए जा रहे हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा,
वो प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट हो जाएगा। तो अगर उसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट होली और पार्टली इन इंडिया है तब तो रेसिडेंट हो जाएगा, अदरवाइज नॉन रेसिडेंट। तो जैसे एप्पल आईएनसी है, उसकी सारी बोर्ड मीटिंग इंडिया से बाहर हो रही है तो फॉरेन कंपनी है, वो नॉन रेसिडेंट हो जाएगा। लेकिन मान लो 2 बोर्ड मीटिंग इंडिया में हो रही है तो वो एप्पल आईएनसी क्या हो जाएगा, रेसिडेंट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट बेटा जो पार्ट है ना वो है आपका स्कोप ऑफ टोटल इनकम। स्कोप ऑफ, ये हमने पहले पढ़ लिया कि भाई कौन आरओआर होगा, कौन आरएएनओआर होगा, कौन एनआर होगा। अभी कौन सी इनकम किसके लिए टैक्सेबल होगा ये भी अपने को समझना जरूरी है। तो सबसे पहले बेटा इनकम को है ना मैंने फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक है इंडियन इनकम, दूसरा है आपका फॉरेन इनकम। अगर मैं बोलूं कि अगर इनकम और इंडिया के बीच में कोई नेक्सस है, कोई कनेक्शन है, इनकम एंड इंडिया के बीच में, इनकम एंड इंडिया के बीच में अगर कोई नेक्सस, कोई कनेक्शन है तो वो आपका इंडियन इनकम हो जाएगा। ठीक है, जैसे सर नेक्स्ट कनेक्शन कैसे बैठ सकता है, तो 3 सिचुएशन है आपको वहां पे समझने की जरूरत। तो मैं है ना बेटा एक काम करता हूं, 3 एग्जांपल लेता हूं। सबसे पहले मान लो मैं मुंबई में मतलब इंडिया में पढ़ाता हूं और मेरी जो इनकम जो रिसीव हो रही है ना बेटा, इनकम जो रिसीव हो रही है वो भी मेरे को इंडिया में ही मेरे बैंक अकाउंट में पैसा आ रहा है। तो इसका मतलब सर इनकम अक्रूड इन इंडिया एज वेल रिसीव्ड इन इंडिया। मतलब कनेक्शन या तो अक्रूवल बेसिस पे बैठ सकता है, अक्रू अराइज, या फिर रिसीव बेसिस पे। अगर अक्रू अराइज इंडिया में हुआ तो भी इंडियन इनकम है, रिसीव इंडिया में हुआ तो भी इनकम इंडियन इनकम ही है। तो बेटा समझना बात को, मैंने मुंबई में पढ़ाया, इंडिया में पढ़ाया और मेरे को जो पैसा मिल रहा है, फीस मिल रही है वो भी मुझे इंडिया में ही मिल रही है। तो इसका मतलब इनकम अक्रूड एज वेल एज रिसीव्ड इन इंडिया। कनेक्शन है सर इंडियन इनकम हो जाएगा, इंडिया और इनकम का कनेक्शन है। दूसरा, मान लो मैंने दुबई में पढ़ा है, किधर पढ़ा है बेटा, दुबई में पढ़ा है, अल हबीबी। ठीक है, तो मैं दुबई में जाकर के पढ़ाती है ना, और मेरे को इनकम इंडिया में रिसीव होती, पढ़ाती दुबई में लेकिन रिसीव इंडिया में होती। इन दैट केस ऑल्सो देयर इज कनेक्शन बिटवीन इनकम एंड इंडिया, इनकम रिसीव इंडिया में हो रहा है तो इंडियन इनकम। लेकिन मान लो बेटा मैंने पढ़ाया तो मैंने इंडिया में ही पढ़ाया, तो इंडिया में, लेकिन मेरे को जो इनकम रिसीव हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है, स्विट्जरलैंड में हो रहा है, स्विट्जरलैंड में हो रहा है। मेरा स्विस बैंक के अंदर अकाउंट है, पात्रो घटना है, काल्पनिक वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है, ऐसा पाया भी नहीं जाएगा, तो सहयोग की कल्पना भी ना करे। तो स्विस बैंक के अंदर अकाउंट है, वहां पे पैसा आ रहा है और मैं पढ़ा इंडिया में रहा हूं, तो इन दैट केस बेटा वहां पे इनकम अक्रूड इन इंडिया, रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, रिसीव आउटसाइड इंडिया, कनेक्शन है अक्रूड इन इंडिया, वो इंडियन इनकम हो जाएगा। बट सपोज मैं पढ़ाता भी दुबई में हूं बेटा और मेरे को इनकम भी दुबई में मिल रहा है, मैं दुबई में पढ़ाती और दुबई में पैसा लेती, तो सर ना तो इनकम अक्रूड इन इंडिया है ना रिसीव इन इंडिया है, देयर इज नो कनेक्शन बिटवीन इनकम एंड इंडिया, देयरफॉर वो आपका क्या हो जाएगा, फॉरेन इनकम। तो देखो यहां पे समझना कि अगर कोई नेक्सस है इनकम एंड इंडिया के बीच में, जैसे इनकम अक्रूड अराइज एंड रिसीव्ड इन इंडिया, और इनकम अक्रूड अराइज आउटसाइड इंडिया बट रिसीव इन इंडिया, और इनकम अक्रूड अराइज इन इंडिया बट रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, तो वो इंडियन इनकम हो जाएगा। बट अगर कोई नेक्सस है ही नहीं इनकम एंड इंडिया के बीच में, इनकम अक्रूड अराइज एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, तो बेटा वो आपका क्या हो जाएगा, फॉरेन इनकम। क्या हो जाएगा, फॉरेन इनकम। अभी बात को समझो कि सर बहुत बार क्या होगा कि सर भले आपका इनकम इंडिया में ना अक्रू होगा ना ही वो इनकम क्या होगा, रिसीव होगा। जैसे लेट मी टेक वन एग्जांपल कि मान लो ये मिस्टर जकरबर्गर है, ठीक है, जो कि यूएस में रहता है, अगेन नॉट उल्लासनगर सिंधी एसोसिएशन। सर ये मिस्टर जकरबर्गर जो यूएस में रहता है और मिस्टर मस्काएबन वो भी यूएस में रहता है, और इस मिस्टर जकरबर्गर का इंडिया में कोई शॉप है, मुंबई में शॉप है, ठीक है, मुंबई में बीकेसी में शॉप है, ठीक है, और ये इसका ओनर है। अभी ये जो मिस्टर मस्काएबन है इसको है ना इंडिया में मुंबई में बीकेसी में टेस्ला का शोरूम खोलने का है, टेस्ला क्या खोलने का है, शोरूम खोलने का है, तो उसके लिए शॉप की जरूरत थी। तो ये दोनों यूएस में बैठे हैं, इसने पूछा भाई सुनना यार तेरी शॉप है इंडिया में, वो मुझे रेंट पे देगा, बोले हाँ एक काम कर ले ले रेंट पे ले। तो सर इनके बीच में जो भी टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड होना था वो कहाँ पे डिसाइड हो गया, यूएस में ही डिसाइड हो गया, अग्रीमेंट उनके बीच में वहीं पे हो गया, जो भी वहाँ के रूल्स है उसके अकॉर्डिंग। और सर इसने रेंट भी किधर पे कर दिया, यूएस में ही पे कर दिया, रेंट भी यूएस में पे कर दिया। तो टेक्निकली ये जो इनकम है ना, इनकम मिस्टर जकरबर्गर को अक्रूड किधर हो रही है, आउटसाइड इंडिया, रिसीव भी किधर हो रही है, आउटसाइड इंडिया। तो टेक्निकली तो देखा जाए तो ये बेटा फॉरेन इनकम हो गया। लेकिन वो जो आपका असेट है प्रॉपर्टी है, या जो सोर्स ऑफ इनकम है, वो सोर्स ऑफ इनकम किधर सिचुएटेड है, इन इंडिया, सोर्स ऑफ इनकम इंडिया में सिचुएटेड है। तो सर उस केस में ऑब्वियसली एक सेक्शन आता है, सेक्शन 9, और सेक्शन 9 क्या बोलेगा कि सर दिस इनकम जो रेंट मिल रहा है इसको
दिस शैल बी अक्रू डीम्ड टू बी अक्रूड इन इंडिया। इसके लिए डीम्ड टू बी अक्रूड इन इंडिया सेक्शन 9 अप्लाई हो जाएगा, और जैसे ही सेक्शन 9 अप्लाई हो जाएगा वो इंडियन इनकम हो जाएगा। तो ऐसे कुछ केसेस में आता हूं, सेक्शन 9 के ऊपर आता हूं मैं, कि सेक्शन 9 सर वहां पे आपका अप्लाई हो जाएगा तो डीम्ड अक्रूड इन इंडिया हो जाएगा। तो जब कभी बेटा कोई इनकम, बेसिकली बोला जाता है ना कि अक्रूड और अराइज इन इंडिया, अक्रूड और अराइज इन इंडिया, सर वो डीम्ड अक्रूवल भी उसके अंदर आ जाएगा। मतलब अगर कोई इनकम सेक्शन 9 के अकॉर्डिंग डीम्ड अक्रूवल इन इंडिया है, एक्चुअल में वो इंडिया में अक्रूव नहीं है, इंडिया में रिसीव नहीं है, बट डीम्ड अक्रूव इन इंडिया है, हम सेक्शन 9 को डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो सर वो आपका इंडियन इनकम मान लिया जाएगा। और ऑब्वियसली सर वो इंडियन इनकम होने के बाद में जो भी इंडियन इनकम के लिए जो रेगुलेशंस है वो एज इट इज अप्लाई हो जाएंगे। दूसरा बेटा, डीम्ड रिसीव्ड इन इंडिया भी है ना, उसको भी रिसीव मान लेंगे। सेक्शन 7 है, जो सेक्शन 7 को हम अलग से डिस्कस करेंगे चैप्टर वाइज, स्पेशली जब हम इनकम फ्रॉम सैलरी पढ़ेंगे। आपने तो पढ़ा हुआ है, तो मैं एक बार क्योंकि रिवाइज करवा रहा हूं, तो सर याद करो कि सर जो कंट्रीब्यूशन होते हैं प्रोविडेंट फंड के अंदर, प्रोविडेंट फंड के अंदर कंट्रीब्यूशन, हाथ में पैसा नहीं आता है, पैसा हाथ में नहीं आता है, वो पैसा फंड में जा रहा है, फंड में जा रहा है। तो रिसीव तो नहीं है, बट फंड में पैसा जमा तो आपके लिए हो रहा है ना, एम्प्लॉय के लिए हो रहा है ना, और हम उसको इनकम भी दिखाते हैं हमारी। याद करो एनपीएस के अंदर जो कंट्रीब्यूशन होता है, हम उसको अपनी इनकम भी दिखाते हैं, इनकम फ्रॉम सैलरी में ऐड भी करते हैं। सर वो डीम्ड रिसीव के एग्जांपल से सेक्शन 7, सेक्शन 7। तो जो डीम्ड रिसीव है ना, डीम्ड रिसीव हमने सैलरी में पढ़ा है कि वो जो सैलरी का स्टेटमेंट है उसमें आ जाता है कंट्रीब्यूशन, बेसिकली प्रोविडेंट फंड में या एनपीएस में वो टैक्सेबल होता है, तो ऑब्वियसली वो रिसीव माना जा रहा है, तभी तो टैक्सेबल होगा ना। तो डीम्ड रिसीव अंडर सेक्शन 7, ठीक है, वो भी आपका रिसीव माना जाएगा। दूसरा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये सब मैं बता रहा हूं बेटा, इन सब के बेसिस पे आपका क्वेश्चन होने वाला है। जो भी पास्ट अनटैक्स प्रॉफिट है, मान लो 2006-7 का मेरा यूएस में बिजनेस था, उससे कोई प्रॉफिट था जिसको मैं इंडिया में नहीं लेकर के आया था और इंडिया में अभी तक टैक्सेबल नहीं हुआ था, अभी मैं 2024-25 में उसको इंडिया में लेकर के आता हूं, तो क्या बेटा वो 2024-25 की इनकम में ऐड होना चाहिए क्या? नहीं बेटा, वो 2006-7 का है, तो आपको जो करना है 2006-7 में ही करना पड़ेगा। आप नहीं करोगे तो डिपार्टमेंट कर लेगा। आपको 2024-25 की इनकम में उसको ऐड करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल जरूरत नहीं है, तो उसको इग्नोर कर दोगे। नोट लिखना है, नहीं तो नील करके आप नीचे वहां पे नोट लिखोगे तो भी चलेगा। एक सर बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है कि जो ये रिसीव वर्ड है ना, रिसीव, जहां पे भी जो रिसीव लिखा हुआ है, ये रिसीव का मतलब होता है फर्स्ट रिसीव, फर्स्ट रिसीव। मान लो मेरा लंदन में हाउस प्रॉपर्टी है, हाउस प्रॉपर्टी किधर? लंदन में। अक्रूड किधर हो रहा है? लंदन में। सर मान लो मेरे को रेंट भी लंदन में ही रिसीव हो रहा है, रेंट भी लंदन में ही रिसीव हो रहा है, तो रिसीव किधर है? आउटसाइड इंडिया। बेटा बाद में मैं उसको रेंट को रेमिट करता हूं इंडिया, मैं भेजता हूं, तो जो रेमिटेंस है ना, रेमिटेंस इंडिया में जो मिल रहा है इंडिया में, वो सेकेंड रिसीट हो गया, फर्स्ट रिसीट नहीं है। तो रिसीट हमेशा फर्स्ट रिसीट को माना जाता है। तो इस केस में ये जो मेरी इनकम है हाउस प्रॉपर्टी की, बराबर है, रेंट अक्रूड आउटसाइड इंडिया, रिसीव आउटसाइड इंडिया, फॉरेन इनकम माना जाएगा। समझा क्या? तो यहां पे बोलता है बेटा, इट इनकम रेमिटेड टू इंडिया इट शैल नॉट बी ट्रीटेड रिसीव इन इंडिया, रिसीव मींस फर्स्ट रिसीव हमेशा माना जाता है, ठीक है। अभी बेटा यहाँ पे है ना, टैक्सेबिलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट समझने की जरूरत है कि भाई आपने ये समझ लिया कैसे ROR, RNOR, NR बनाओगे, उसके बाद में सर आपने समझ लिया इंडियन इनकम कौन सी, फॉरेन इनकम कौन सी। तो बेटा अब टैक्सेबिलिटी समझते हैं। अगर इंडियन इनकम है, इंडियन इनकम कैसे? अक्रूड इन इंडिया और रिसीव्ड इन इंडिया, अक्रूड रिसीव बोथ इन इंडिया, डीम टू बी अक्रूड इन इंडिया, डीम टू बी रिसीव इन इंडिया, सारे केसेस आ गए। वहां पे सेक्शन 9 भी आ गया, सेक्शन 7 भी आ गया, यहाँ पे सेक्शन 9 भी इंक्लूड हो जाता है एंड सेक्शन 7 भी इंक्लूड हो जाता है, तो वो इंडियन इनकम है। तो बेटा वो ROR के लिए तो टैक्सेबल हो जाएगा, RNOR के लिए भी टैक्सेबल होगा और NR के लिए भी टैक्सेबल होगा। एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे तो बेटा अमाउंट लिखने, हाँ यहाँ पे तुम ऐसा टिक मार के मत आ जाना, ठीक है, अमाउंट लिखने हैं वहां पे। ओके, तो ROR के लिए RNOR के NR, मतलब इन शॉर्ट इंडियन इनकम सबके लिए टैक्सेबल होता है, क्योंकि सर वो आपका सोर्स ऑफ इनकम इंडिया में सिचुएटेड है बेसिकली। अब आता है फॉरेन इनकम। तो फॉरेन इनकम को हमने यहाँ पे 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। एक फॉरेन इनकम फ्रॉम बिजनेस विच इज कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, एक फॉरेन का प्रोफेशन विच इज सेटअप इन इंडिया, और ऑल अदर फॉरेन इनकम। मैंने यहाँ पे उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब समझना, सर मेरा बिजनेस कहाँ पे है? दुबई में। सुनना, बिजनेस दुबई में। मान लो मैं दुबई में आलू बेचता हूँ, आलू ले लो, है ना। दुबई में क्या बेचता हूँ मैं? आलू बेचता हूँ दुबई में। अभी मैं दुबई में आलू बेच रहा हूँ, डोंट टेल मी एग्रीकल्चर इनकम, मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं बोला, और फालतू बात तो करना भी मत, ठीक है। तो मैं दुबई में आलू बेच रहा हूँ, आलू खरीद के आलू बेच रहा हूँ। अभी मैं जब आलू बेचूंगा तो कहाँ चिल्लाऊंगा? ऐसे लारी ले घूमूंगा, आलू ले लो। दुबई में चिल्लाऊंगा ना, इंडिया से थोड़ी माइक लेके चिल्लाऊंगा, दुबई तक आवाज जाएगा,
कैसी बात करता है, नॉनसेंस। दुबई में चिल्लाऊंगा, ठीक है। आलू ले लो, शेख लोग आएंगे मेरे से आलू लेंगे, क्या बोले तुम लोग हमको ठगता है, इंडियन लोग हमको ठगती। मैंने कहा ठगती नहीं, मैं ठगता हूँ, मैं पुल्लिंग स्त्रीलिंग नहीं हूँ, ठीक है। तो दुबई में ही वहाँ पे आलू मैं उनको वजन करके दूंगा, 1 किलो, 1.5 किलो, 2 किलो, 5 किलो, ठीक है। और पैसा भी मैं दुबई में लूंगा, दिरहम में लूंगा, ऐसा थोड़ी इंडिया मेरे अकाउंट में भेज दो, नॉनसेंस, कैसी बात करता है वहां पे। तो सर दुबई में मैं आलू बेच रहा हूं, बिजनेस है मेरा, बिजनेस 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 आलू बेचने का, और पैसा भी उधर मिल रहा है। इट इज फॉरेन बिजनेस, फॉरेन बिजनेस। बट सपोज मैं उस बिजनेस को कंट्रोल इंडिया से करता हूं, मतलब मैं, मेरा आदमी है वो वहां से बेच रहा है, मतलब एम्प्लॉय लोग बेचते हैं, और मैं इंडिया से बेसिकली उसका, मेरा जो हेड ऑफिस है, जो भी बोलो, वो इंडिया से कंट्रोल किया जा रहा है। तो अगर बिजनेस जो कि कंट्रोल इंडिया से है, बिजनेस तो आउटसाइड इंडिया है, अक्रूड भी आउटसाइड इंडिया, रिसीव भी आउटसाइड, बट कंट्रोल अगर इंडिया से हो रहा है तो सर है वो फॉरेन इनकम, उसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि अक्रूड आउटसाइड इंडिया, रिसीव आउटसाइड इंडिया, वो आर ओ आर के लिए टैक्सेबल, आर एन ओ आर के लिए टैक्सेबल, एन आर के लिए टैक्सेबल होने वाला नहीं। मान लो फॉरेन का प्रोफेशन विच इज सेटअप इन इंडिया, सुनो इंडिया में बेटा मेरा लॉ फर्म है, लॉ फर्म। अब मैं गया किधर, यूएस गया, यूएस में जाकर के मैं जॉनी भैया, जॉनी डेप की बात कर रहा हूँ, डीप में नहीं जाने का। सर जॉनी भैया का मैंने क्या करवाया, डाइवोर्स करवाया, डाइवोर्स करवाया किधर, यूएस के कोर्ट में। केस किधर लड़ा, यूएस में, पैसा भी यूएस डॉलर्स में देंगे, केस यूएस में लड़ा, पैसा भी यूएस डॉलर्स में मुझे वहां पे मिलेगा, बराबर है। सर इंडिया में पैसा मिलने वाला नहीं, ऑब्वियसली वही देंगे। लेकिन मेरा जो लॉ फर्म है ना, लॉ फर्म ARP एंड एसोसिएट्स, वो मुंबई में बोरीवली में सेटअप है, मुंबई में बोरीवली में सेटअप है, ठीक है। सो द पॉइंट इज बेसिकली अ प्रोफेशन इनकम जो कि सेटअप इन इंडिया, फॉरेन का प्रोफेशन। तो अगर मैं ROR तो मेरे लिए टैक्सेबल हो जाएगा, RNOR तो टैक्सेबल हो जाएगा, बट NR तो टैक्सेबल होने वाला नहीं। इसके अलावा जितना भी फॉरेन इनकम होता है, जैसे कि सर इनकम फ्रॉम सैलरी, फॉरेन में मैं जॉब कर रहा हूँ, सैलरी इनकम आ रहा है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, रेंटल इनकम आ रहा है, इंटरेस्ट इनकम जो कि फॉरेन से आ रहा है बेसिकली, एग्रीकल्चर इनकम, फॉरेन का एग्रीकल्चर इनकम सर वो एग्जाम नहीं होता है, ठीक है। बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, हाँ फॉरेन का बिजनेस और कंट्रोल भी आउटसाइड इंडिया से हो रहा है। और प्रोफेशन विच इज सेटअप आउटसाइड इंडिया, फॉरेन का प्रोफेशन जो सेटअप भी आउटसाइड इंडिया है, मतलब लॉ फर्म मेरा यूके के अंदर है, ठीक है, प्रोफेशन सेटअप आउटसाइड इंडिया है। और मेरा सर जो आलू का बिजनेस है वो भी सब दुबई के अंदर है। तो ये सर फॉरेन का इनकम हो गया, है ना, अदर देन बिजनेस, अदर देन प्रोफेशन विच इज कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, सेटअप इन इंडिया। तो सिर्फ ROR के टैक्सेबल होगा, NR के लिए RNOR का टैक्सेबल होने वाला नहीं है। तो बेटा फिर से एक बार, अगर वो आपका इंडियन इनकम है, चाहे ROR हो, RNOR हो, NR, सबके लिए क्या होगा टैक्सेबल। अगर फॉरेन इनकम फ्रॉम बिजनेस विच इज कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, ROR RNOR NR के लिए होने वाला नहीं है। फ्रॉम प्रोफेशन विच इज सेटअप इंडिया, ROR RNOR NR के लिए होने वाला नहीं है। और अदर फॉरेन इनकम जितनी भी होती है ROR के लिए होगा, NR RNOR के लिए होने वाला नहीं है। इसको दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं बेटा, अगर मैं ROR हूं, कौन हूं मैं, ROR रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, तो बेटा मेरे लिए ग्लोबल इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगा इंडियन प्लस ऑल फॉरेन इनकम। अगर मैं RNOR हूं तो इंडियन तो टैक्सेबल होगा, बट ओनली टू फॉरेन फ्रॉम बिजनेस, फॉरेन का बिजनेस विच इज कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, फॉरेन का प्रोफेशन विच इज सेटअप इन इंडिया, और कुछ होने वाला नहीं है। और NRA केस में ओनली इंडियन इनकम ही टैक्सेबल होगा। ओके जब भी बेटा आपको क्वेश्चन आएगा खास करके स्कोप ऑफ टोटल इनकम का, तो उसके कुछ स्टेप्स मैंने बता रखे कि आपको इस तरीके से स्टेप्स को वहां पे फॉलो करने का है। स्टेप नंबर 1, डिटरमाइन रेसिडेंशियल स्टेटस, जिसमें बेसिकली आप ROR RNOR NR क्या हो वो पता, ऑब्वियसली जब डिटरमाइन करने को बोलेगा तो एक ही होगा, या तो ROR होंगे या RNOR होगा, NR मतलब रेसिडेंशियल स्टेटस निकालना, तो एक ही हो सकते हो। लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन में ये वाला स्टेप आपको निकालने की जरूरत नहीं होती है। वो क्वेश्चन में बोलता है कि काम करो, इन तीनों के केस में बताओ कि टोटल इनकम कितना होगा, या शायद 2 के केस में बताओ, या फिर शायद इन 2 के केस में बताओ, जो भी, ठीक है। अभी स्टेप नंबर 2 क्या करना है, ये आपको माइंड में करने का, दिमाग में। क्वेश्चन को हमेशा करने से पहले एक बार पढ़ो, कैलकुलेटर लो और फिर प्रैक्टिस भी करो, तो ऐसा ही किया करो, पेंसिल लेकर के पहले दिमाग में सॉल्व करो, कैलकुलेटर सॉल्व करो, उसके बाद में आप उसको आप अपनी बुक में सॉल्व करो। तो आप क्लासीफाई करोगे इनकम कि वो इंडियन है कि फॉरेन है। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ, हर इनकम में चेक करो कि इंडियन है कि फॉरेन है, कितना इंडियन कितना फॉरेन, ऐसा। और फिर स्टेप नंबर 3, जब आपने डिटरमाइन कर लिया कि वो इंडियन इनकम है या फॉरेन इनकम है, तो ROR के लिए, RNOR के लिए, NR के लिए जितना अमाउंट टैक्सेबल होने वाला है वो वहां पे लिख दो।
ठीक है, अभी इसको हमने अभी तक जो पढ़ा है ना उसको समराइज करते हैं। कैसे? इसको स्क्रिबल रिवीजन बोलते हैं बेटा, एकदम फटाफट रिवीजन करने का तरीका है, तो आप ये कर सकते हो बार बार। सर पर्सन अगर इंडिविजुअल HUF है तो इंडिविजुअल के लिए सेक्शन 6(1) है। सेक्शन 6(1) की दो बेसिक कंडीशन, स्टे इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर इन द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर एंड स्टे इन इंडिया फॉर 60 डेज और मोर इन द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, पहला क्या बोल 6(1) का, स्टे इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर इन द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, और की जगह एंड बोल दिया था, or stay in India for 60 days or more in the relevant previous year and stay in India for 365 days or more in 4 immediately preceding previous year। अगर कोई रेसिडेंट बनता है, अच्छा HUF केस में क्या वहां पे, तो HUF के, अच्छा इसमें है ना बेटा 6(1) के एक्सेप्शन भी है 3, इंडियन सिटीजन लिविंग इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया, इंडियन सिटीजन लिविंग इंडिया एज अ क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप एंड इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कमिंग फॉर विजिट टू इंडिया। तो फर्स्ट बेसिक कंडीशन चेक करेंगे, सेकंड चेक करेंगे नहीं, अगर फर्स्ट सेटिस्फाई हुआ तो रेसिडेंट, अदरवाइज वहां पे आपका नॉन रेसिडेंट। बट वो जो इंडियन सिटीजन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कमिंग फॉर विजिट टू इंडिया है, अगर उसका टोटल इनकम मोर देन 15 लाख है, मोर देन 15 लाख है एक्सक्लूडिंग फॉरेन सोर्स का इनकम, तो सेकंड कंडीशन चेक करेंगे। बट सेकंड में स्टे इन इंडिया फॉर 120 डेज और मोर इन द रेलेवेंट previous year and stay in India for 365 days or more in 4 immediately preceding previous year। ऐसे होता है बेटा सुपरविजन। तो ठीक है, अगर सेटिस्फाई किया तो सीधा क्या हो जाएगा RNOR। ओके, अब बेटा यहां पे HUF केस में सेक्शन 6(2) क्या बोलता है, कंट्रोल मैनेजमेंट होल ऑफ पार्टी इन इंडिया, तब तो रेसिडेंट, अदरवाइज क्या हो जाएगा नॉन रेसिडेंट। जब मान लो ये रेसिडेंट हो जाते हैं तो वहां पे रेसिडेंट होने के बाद में हम लोग उनके लिए क्या चेक करते हैं, एडिशनल कंडीशन अंडर सेक्शन 6(6). इंडिविजुअल के लिए खुद सेटिस्फाई करेगा, HUF के लिए कर्ता सेटिस्फाई करेगा। क्या बोलता है वहां पे एडिशनल कंडीशन, रेसिडेंट इन एनी 2 प्रीवियस आउट ऑफ 10 इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। दूसरा स्टे इन इंडिया फॉर, एंड है बीच में एंड, स्टे इन इंडिया फॉर 730 डेज और मोर इन 7 इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। अगर बोथ सेटिस्फाई हो गया तब तो हो जाएगा ROR, दोनों में से कोई एक नहीं हुआ, दोनों नहीं हुआ तो क्या जो RNOR। अगर बेटा वहां पे वो ROR हो गया है तो उस केस में इंडियन इनकम प्लस फॉरेन इनकम, इंडियन प्लस ऑल फॉरेन इनकम, ओके, इंडियन प्लस ऑल फॉरेन इनकम बेटा वहां पे आपका क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। और बेटा अगर वो RNOR है, क्या है RNOR, ये गिरती है तो थोड़ा टेंशन हो जाता है भाई, 12,500 का एकदम धक धक होने लगता है, एक बार मैं गिर जाऊं चलेगा। सर RNOR है तो इंडियन इनकम प्लस 2 फॉरेन इनकम, 2 व्हाट, फॉरेन इनकम, ये आपका क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। ठीक है, 2 फॉरेन कौन सा, फ्रॉम बिजनेस विच इज कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, फ्रॉम प्रोफेशन विच इज सेटअप इन इंडिया। अगर बेटा वो एक नॉन रेसिडेंट के लिए ओनली इंडियन इनकम ही टैक्सेबल होगा। अब बेटा दूसरा, इंडिविजुअल HUF के अलावा जो बाकी है पार्टनरशिप में AOP, BOI, AJP, लोकल अथॉरिटी, कंपनी, इन सब केस में वो सीधा रेसिडेंट ही होंगे। मोस्टली केस में कंट्रोल मैनेजमेंट होली ऑफ पार्टली इन इंडिया तो रेसिडेंट, अदरवाइज नॉन रेसिडेंट। और कंपनी केस में इंडियन कंपनी तो रेसिडेंट, फॉरेन कंपनी तो पोएम, अगर होली ऑफ पार्टली इन इंडिया तो रेसिडेंट, अदरवाइज नॉन रेसिडेंट। तो बेटा अगर रेसिडेंट हो गया तो इंडियन प्लस ऑल फॉरेन इनकम टैक्सेबल हो जाएगा। बट NRA केस में ओनली इंडियन इनकम ही टैक्सेबल होगा। तो ये एक समरी में मैंने पूरा का पूरा अभी तक जो पढ़ा है पूरा रिवाइज करवा दिया। अब बेटा यहाँ पे आपका ये जो क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस आप ट्राई करोगे, मैं भी आपको करवाऊंगा जो मास्टर क्वेश्चंस वगैरह है। सेक्शन 9 मैंने बोला था कि भाई सेक्शन 9 हम लोग डिस्कस करेंगे, इनकम डीम टू बी अक्रूड इन इंडिया, डीम टू बी अक्रूड इन इंडिया। तो बात को समझना कि कुछ केसेस है जहां पे आपका इनकम डीम टू बी अक्रूड इन इंडिया माना जाता है, सेक्शन 9 अप्लाई होता है, और जैसे ही सेक्शन 9 अप्लाई होगा, बराबर है, तो इस केस में वो आपका इंडियन इनकम ही मान लिया जाएगा। सेक्शन 9 बेसिकली क्या बोलते हैं, एनी इनकम अक्रूइंग और राइजिंग टू एन असेसी एट एनी प्लेस आउटसाइड इंडिया। मतलब अक्रू कहां पे हो रहा है, आउटसाइड इंडिया, रिसीव भी कहां पे हो रहा है, आउटसाइड इंडिया। बट उसका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कुछ ना कुछ इंडिया के साथ में कनेक्शन है, या तो वो असेट प्रॉपर्टी और सोर्स ऑफ इनकम इंडिया में सिचुएटेड है, एग्जांपल दिया था वापस आ रहा हूं मैं, या फिर वो जो कैपिटल असेट जो ट्रांसफर कर रहे हो जिससे कैपिटल गेन हो रहा है वो इंडिया में सिचुएटेड है, या तीसरा कोई बिजनेस कनेक्शन है इंडिया में। ठीक है, तो बेटा वहां पे आपका वो डीम टू बी अक्रूड इन इंडिया माना जाएगा। तो पहला एग्जांपल डिस्कस किया था हमने बेटा कि ये जो जकरबर्गर है, इसका जकरबर्गर का शॉप इंडिया में है और जो मस्का बने उसको रेंट पे चाहिए, लेकिन दोनों किधर है, आउटसाइड इंडिया। इनके बीच में एग्रीमेंट आउटसाइड इंडिया, अक्रूड आउटसाइड इंडिया, रेंट कहां पे कर रहा है, आउटसाइड इंडिया, रिसीव आउटसाइड इंडिया। बट क्योंकि ये आपका जो असेट या प्रॉपर्टी या जो सोर्स ऑफ इनकम ये इंडिया में सिचुएटेड है, तो सर ये इंडियन इनकम हो जाएगा, सेक्शन 9 अप्लाई हो जाएगा और वो इंडियन इनकम हो जाएगा। और उस केस में जकरबर्गर अगर ROR होता है तो इसके लिए टैक्सेबल होगा, क्योंकि इंडियन इनकम है। RNOR है तो भी टैक्सेबल होगा और NR है तो भी टैक्सेबल, क्योंकि इंडियन इनकम है। दूसरा बेटा एग्जांपल कि जो कैपिटल असेट बेच रहे हो, ट्रांसफर कर रहे हो, वो इंडिया में सिचुएटेड है। जैसे मान लो ये मिस्टर जकरबर्गर है, ये अपनी शॉप को जो कि इंडिया में है,
इसको बेच देता है। तो दोनों के बीच में जो प्रॉपर्टी, जो सेल के बीच में जो ट्रांजेक्शन हुआ है वो कहाँ हुआ है? आउटसाइड इंडिया। कंसिडरेशन भी किधर दिया जा रहा है? आउटसाइड इंडिया। तो अक्रूड आउटसाइड इंडिया, रिसीव आउटसाइड इंडिया। बट वो जो कैपिटल सेट है वो कहाँ लोकेटेड है बेटा? वो इंडिया में लोकेटेड है। तो इन दैट केस ये जो बेसिकली इनकम है मिस्टर मार्क के लिए डीम टू बी अक्रूड इंडिया माना जाएगा, सेक्शन 9 अप्लाई हो जाएगा और वो इंडियन इनकम हो जाएगा। फिर मिस्टर मार्क चाहे आरओआरओ, आर एनओआरओ, एनआरओ, तीनों केस में क्या हो जाएगा? टैक्सेबल। तीसरा बेटा बिजनेस कनेक्शन। अभी बिजनेस कनेक्शन में क्या बोला कि बिजनेस कनेक्शन कैसे होगा? तो बिजनेस कनेक्शन में इन्होंने बोला कि भाई बिजनेस कनेक्शन या तो इंडिया में फैक्ट्री हो, या फिर बेटा वहां पे इंडिया में बेसिकली आफ्टर सेल ऑफिस हो, कि भाई इंडिया में सेल तो नहीं कर रहे हैं, कि मान लो टेस्ला चलो अभी आया है इंडिया में, लेकिन मान लो कि टेस्ला इंडिया में नहीं आया और गाड़ी खरीद के लेकर के आ रहे हो, बट टेस्ला का सर इंडिया में सर्विस सेंटर है, बट वो सर्विस सेंटर में बेसिकली जो भी इनकम आ रहा है सॉफ्टवेयर इशू वो यूएस से सॉल्व हो रही है, यूएस से सॉफ्टवेयर इशू बोले कि भाई आप गाड़ी लेकर के आ जाओ और सॉफ्टवेयर हम लोग कहाँ पे? इंडिया में जो आफ्टर सेल ऑफिस है वहाँ पे, और सॉफ्टवेयर के थ्रू हम लोग यूएस से बेसिकली सॉफ्टवेयर अपडेट वगैरह सब कर देंगे। तो पैसा भी आप यूएस में पे कर रहे हो, सर्विसेज भी वहाँ से इंजीनियर दे रहे, वहां से ऑनलाइन सॉफ्टवेयर में इशू आया है। तो आफ्टर सेल ऑफिस इंडिया में है तो भी वो बिजनेस कनेक्शन माना जाएगा। तीसरा, अगर कोई एजेंट के थ्रू बिजनेस कर रहा है, एजेंट के थ्रू, और वो एजेंट है ना, उनके बीच में जो रिश्ता है ना एजेंट प्रिंसिपल एजेंट वाला है, मतलब टेस्ला अपनी गाड़ी इंडिया में बेच रहा है, बट वो जो एजेंट इंडिया में उसकी कुछ चलती नहीं है, उसका कोई डिसीजन नहीं है, डिसीजन सारे टेस्ला ले रहा है, मार्केटिंग कैसे करनी है, किसको एज ए ब्रांड एम्बेसडर हायर करना है ना, क्या प्राइस रखना है, स्टॉक कितना रहेगा, कौन से कलर स्टॉक्स में रहेंगे, ये सारा डिसीजन टेस्ला यूएस से ले रहा है। तो सर यहाँ पे जो एजेंट है वो तो कंधा है बेचारा, कंधा, जिस कंधे का इस्तेमाल किया जा रहा है गोली चलाने के लिए, गोली टेस्ला चला रहा है, बंदूक जिस कंधे पर रखी जा रही है वो एजेंट है। तो अगर प्रिंसिपल टू एजेंट वाला रिलेशन है तो बिजनेस कनेक्शन टेस्ला का माना जाएगा इंडिया में, और वो इनकम इसके लिए इंडियन इनकम माना जाएगा। लेकिन अगर जो रिश्ता है प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल वाला है, मतलब सर सारे डिसीजन जो इंडिया वाला एजेंट है ना, इंडिया वाला एजेंट वो लेता है, स्टॉक कितना रखना है सर, वहां पे किसको ब्रांड एम्बेसडर हायर करना है सर, कितने कलर्स रखने हैं, कौन सा ऑफर देना है, कब ऑफर देना है, ये सारे डिसीजन कौन लेता है? जो इंडिया में एजेंट है वो। तो प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल वाला रिलेशन है। तो फिर टेस्ला बिजनेस नहीं कर रहा है, वो जो इंडिया वाला बंदा है ना वही बिजनेस कर रहा है, उससे गवर्नमेंट टैक्स ले लेगी। तो ध्यान रखना, एजेंट हैविंग इंडिपेंडेंट स्टेटस आर नॉट इंक्लूडेड इन बिजनेस कनेक्शन। और फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, कोई भी वेयर हाउस है, गोडाउन है, किसी भी तरह का, भले वो बाहर से बेच रहे हो और पैसा भी बाहर से ले, बट इंडिया में किसी भी तरह का फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस है तो बिजनेस कनेक्शन माना जाएगा। तो सर यहां पे एक एग्जांपल ले रखा है कि मान लो टेस्ला ने इंडिया में एक कार बेचा, बराबर है। अब वो जो इंडिया में बेटा कार बेचा है ना, सॉरी दुबई में कार बेचा 100 लाख में, ठीक है, दुबई में कार बेचा 100 लाख में, ओके। अभी यहां पे उसको प्रॉफिट दुबई में हुआ 30 लाख का, लेकिन टेस्ला का इंडिया में फैक्ट्री है जहां पे टायर बनाया जाता है, टायर, और टायर का वैल्यू बेटा 10 लाख रुपए, 4 टायर का वैल्यू कितना? 10 लाख। तो बेटा अभी दुबई में इनकम अक्रूड इन दुबई, रिसीव्ड इन दुबई, तो सर यहां पे पूरा 30 लाख का प्रॉफिट सर इंडियन इनकम नहीं माना जाएगा, प्रोपोर्शनेट। खाली टायर ही तो इंडिया में बने हैं, फैक्ट्री इन इंडिया मतलब टायर ही तो बने हैं, तो प्रोपोर्शन निकालोगे सर 10 लाख का जो प्रॉफिट है, ठीक है, सॉरी जो 30 लाख का प्रॉफिट है, टायर का वैल्यू कितना? 10 लाख अपॉन पूरा टेस्ला का वैल्यू 100 लाख, 3 लाख इंडियन इनकम माना जाएगा। अगर बेटा टेस्ला वहां पे रेसिडेंट है तब तो बेटा वहां पे आपका पूरा 30 लाख टैक्सेबल हो जाएगा। अगर ये रेसिडेंट तो पूरा 30 लाख टैक्सेबल हो जाता है ना, क्योंकि रेसिडेंट है ना टेस्ला, और टेस्ला नॉन रेसिडेंट तो खाली 3 लाख टैक्सेबल होगा। तो इस तरीके से बिजनेस कनेक्शन वाले आपके केसेस आ जाते हैं। बट कुछ केसेस में बेटा बिजनेस कनेक्शन नहीं माना जाता है, जैसे कि सर बेटा वहां पे आपका क्या बोलता है कि अगर कोई बेसिकली इंडिया में ऑपरेशन हो ही नहीं रहा है, इंडिया में कुछ भी नहीं हुआ, सब कुछ आउटसाइड इंडिया है, तो बिजनेस कनेक्शन नहीं है। सर इंडिया से गुड्स परचेज किए जा रहे हैं, सर नॉन रेसिडेंट इंडिया से गुड्स परचेज कर रहा है और एक्सपोर्ट कर देगा, तो सर इंडिया में तो फॉरेन करेंसी आ रहा है, बिजनेस कनेक्शन नहीं माना जाएगा। तीसरा, सर इंडिया से कोई न्यूज़ या व्यूज़ कलेक्ट कर रहे हो, है ना, इंडिया का कुछ भी मतलब कांड हो रहा है अपने यहाँ पे तो होते रहते हैं, रोज कुछ ना कुछ होता रहता है, तो वो न्यूज़ या व्यूज़ कलेक्ट करके बीबीसी दिखा रहा है, कहाँ पे? यूके में दिखा रहा है ना, और उससे पैसा कमा रहा है एडवर्टाइजर से, तो सर वो आपका बिजनेस कनेक्शन नहीं माना जाएगा, निम्मो टैक्स नहीं लेने जा सकती। इंडिया में अगर कोई शूटिंग हुई है मूवीज़ की सर, है ना, कोई हॉलीवुड मूवी की शूटिंग हुई, स्लम डॉग मिलीनियर का शूटिंग हुआ इंडिया में, तो निम्मो ये नहीं बोल सकती स्लम हमारा, डॉग भी हमारा,
है ना, मिलेनियर भी हमारा, लाओ हमको टैक्स दो, अरे भाई वो इंडिया में शूटिंग करने ही नहीं आएंगे। तो सर इन दैट केस सर वो आपका बिजनेस कनेक्शन नहीं माना जाएगा। और लास्ट में सर सूरत में एक स्पेशल नोटिफाइड जोन है SNZ, वहां पे अगर कोई कंपनी को फॉरेन कंपनी अपने रफ डायमंड का डिस्प्ले करती है तो उसको बिजनेस कनेक्शन नहीं माना जाएगा। सर कुछ और केसेस जहां पे बिजनेस कनेक्शन होता है, जैसे कि सर डिविडेंड, अगर कोई इंडियन कंपनी डिविडेंड देती है, इंडियन कंपनी क्या देती है, डिविडेंड देती है, चाहे वो इंडिया में दे या फॉरेन में डिविडेंड दे तो इंडियन कंपनी रही है ना, इसलिए उसको बिजनेस कनेक्शन माना जाएगा और डीम टू बी अक्रूड इन इंडिया माना जाएगा। फिर बेटा अगर कोई सैलरीज मिल रही है, मान लो कोई फॉरेन का एम्प्लॉय इंडिया में आता है, इंडिया में काम कर रहा है किसी अपने कंपनी के काम से, एम्प्लॉय फॉरेन कंपनी का, एप्पल का एम्प्लॉय लेते हैं, एप्पल का एम्प्लॉय इंडिया में आकर के अपनी कंपनी के लिए यहाँ पे काम कर रहा है और बीच बीच में थोड़ा घूमता फिरता भी है, उसके लिए भी उसकी कंपनी उसको सैलरी दे रही है इंडिया में। तो इन दैट के जो सर्विसेज इंडिया में उसने प्रोवाइड की है, जो इंडिया में रेस्ट पीरियड मतलब काम नहीं किया बट वो घुमा फिरा है, उसके लिए सैलरी कौन दे रहा है, उसका एम्प्लॉयर। सर वो आपका इंडियन इनकम माना जाएगा, सेक्शन 9 अप्लाई हो जाएगा, वो डीम टू बी अक्रूड इन इंडिया हो जाएगा। उसके बाद में बेटा अगर वहां पे सर्विसेज आउटसाइड इंडिया दी जा रही है, कि मान लो मेरा जॉब लगता है आउटसाइड इंडिया, तो मैं अपनी सर्विसेज आउटसाइड इंडिया दे रहा हूं, तो सर वो फॉरेन इनकम होगा, सर सेक्शन 9 अप्लाई होने वाला नहीं है, वो इंडियन इनकम नहीं है। बट इसमें एक एक्सेप्शन है, अगर कोई इंडियन सिटीजन जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एम्प्लॉई है और वो अपनी रेंडरिंग सर्विसेज रेंडर कर रहा है आउटसाइड इंडिया, मान लो मैं भारतीय विदेश मंत्रालय जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है, ठीक है, एक्सटर्नल अफेयर्स है, उसके अंदर मैं अपनी सर्विसेज दे रहा हूँ, है ना, मैं IFS हूँ, इंडियन फॉरेन सर्विसेज में मेरा सिलेक्शन हुआ है और मैं जाकर के सिंगापुर के अंदर एज एम्बेसडर अपनी सर्विसेज दे रहा हूँ, मैं इंडियन सिटीजन हूँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एम्प्लॉय हूँ और सर्विसेज कहाँ पे दे रहा हूँ, सिंगापुर में दे रहा हूँ, रेंडर आउटसाइड इंडिया, वो सर सेक्शन 9 अप्लाई हो जाएगा, वो आपका इंडियन इनकम माना जाएगा। हालांकि उसमें जो उनको फॉरेन के अलाउंसेस मिलते हैं वो 10(7) में एग्जेम्प्ट होते हैं, वो सैलरी वाले चैप्टर में हम लोग रिवाइज करेंगे। अब बेटा आता है इंटरेस्ट पेबल, अगर आउटसाइड इंडिया से लोन लिया है, लोन कहां से लिया, आउटसाइड इंडिया, बैंक ऑफ अमेरिका से लोन लिया, किसने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। तो जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरेस्ट देगा बैंक ऑफ अमेरिका को, वो बैंक ऑफ अमेरिका के लिए इंडियन इनकम माना जाएगा, सेक्शन 9 अप्लाई हो जाएगा। लेकिन मान लो लोन लेने वाला कोई रेसिडेंट पर्सन है, ठीक है सर, लोन देने वाला कौन है, बैंक ऑफ अमेरिका आउटसाइड इंडिया, लोन लेने वाला कौन है, रेसिडेंट पर्सन है, बराबर है। और वो रेसिडेंट पर्सन उस पैसे से इंडिया में क्या कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, इंडिया में कोचिंग क्लास खोल रहा हूं, इंडिया में रेस्टोरेंट खोल रहा हूं, मैं इंडिया में अपना फैक्ट्री खोल रहा हूं, इंडिया में कुछ बिजनेस कर रहा हूं, या इंडिया में मैं FD में पैसा लगा रहा हूं, इंडिया में मैं शेयर्स में पैसा लगा रहा हूं, इंडिया में मैं घर बना के रेंट पे दे रहा हूं, मैं कुछ भी एक्टिविटी इंडिया में कर रहा हूं, मैंने बैंक ऑफ अमेरिका से लोन लिया और मैंने उस पैसे से इंडिया में बिजनेस में, इंडिया में प्रोफेशन में, इंडिया में किसी भी सोर्स में उस पैसे को लगाया। सर अब मैं जब आगे इंटरेस्ट दूंगा बैंक ऑफ अमेरिका को, तो बैंक ऑफ अमेरिका के लिए वो इंडियन इनकम हो जाएगा, क्योंकि मैं इंडिया से कमा करके दे रहा हूं, सर। लेकिन अगर मैंने वो जो पैसा लिया बैंक ऑफ अमेरिका से, बांग्लादेश में बिजनेस किया या बांग्लादेश के शेयर्स में लगाया, मतलब आउटसाइड इंडिया में पैसा लगा रहा हूं, मैंने लोन कहां से लिया, बैंक ऑफ, समझो सुनो, इधर ध्यान दे बेटा, इधर खोना इधर ध्यान दे, बैंक ऑफ अमेरिका से मैंने लोन लिया और उस लोन से मैंने बांग्लादेश में बिजनेस किया, बांग्लादेश के शेयर्स में लगाया, बांग्लादेश में FD में लगाया, अब मैं वो पैसा कमा करके मैं इंटरेस्ट दे रहा हूं बैंक ऑफ अमेरिका को, तो सर उस केस में इंडिया से पैसा नहीं कमाया जा रहा है ना, तो इन दैट केस बैंक ऑफ अमेरिका के लिए वो सेक्शन 9 अप्लाई होने वाला नहीं है ना, ये क्रॉस किया है मतलब नहीं है, मतलब वो उसके लिए फॉरेन इनकम हो जाएगा बैंक ऑफ अमेरिका के लिए। मेरी बात नहीं हो रही है, बैंक ऑफ अमेरिका की बात हो रही है। अब बैंक ऑफ अमेरिका से मैंने लोन लिया और सर मैं नॉन रेसिडेंट और मैंने इंडिया में बस खाली बिजनेस या प्रोफेशनल इन्वेस्ट किया, मैं नॉन रेसिडेंट, मैंने बैंक ऑफ अमेरिका से लोन लेके इंडिया में खाली बिजनेस में पैसा लगाया, ओनली बिजनेस में लगाया और मैं वहां से पैसा कमा के इंटरेस्ट दे रहा हूं बैंक ऑफ अमेरिका के लिए, बैंक ऑफ अमेरिका के लिए इंडियन इनकम हो जाएगा। लेकिन मैं नॉन रेसिडेंट हूं, मैंने बैंक ऑफ अमेरिका से लोन लिया और उस पैसे को मैं आउटसाइड इंडिया बिजनेस, बांग्लादेश बिजनेस में लगाता हूं, या बांग्लादेश में वहां पे किसी और सोर्स में लगाता हूं, या इंडिया में शेयर मार्केट में लगाता हूं, इंडिया में FD में लगाता हूं, तो सर मैं जो पैसा कमा के दे रहा हूं बैंक ऑफ अमेरिका के लिए, वो आपका इंडियन इनकम नहीं होगा, सेक्शन 9 अप्लाई नहीं होगा। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है लास्ट वाले केस में, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा नॉन रेसिडेंट इंडियन स्टॉक मार्केट में पैसा लेकर के आए,
ज़्यादा नॉन रेसिडेंट इंडिया में स्टॉक मार्केट में पैसा लेकर के आए, इसलिए उन्होंने क्या बोला कि तुम लोन लेकर के भले पैसा लेकर के आओ, जब तुम कमा के सामने वाले को बैंक ऑफ अमेरिका को इंटरेस्ट दोगे इंडिया से, हम उसको इंडियन इनकम नहीं मानेंगे बैंक ऑफ अमेरिका के लिए। तो ज़्यादा लोग पैसा लेकर के आएंगे लोन लेकर के। दूसरा बेटा आता है रॉयल्टी फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज। अगर बेटा मैंने कोई पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, नो हाउ, ब्रांड नेम ये यूज करने के लिए लिया है, और सबसे पहले अगर वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूज कर रहा है, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जापान से कोई पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, नो हाउ, टेक्निकल सर्विसेज लेता है बुलेट ट्रेन बनाने के लिए, और जापान को रॉयल्टी पे कर रहा है या फीस फॉर टेक्निकल FTS मतलब फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज पे कर रहा है, तो सर वो आपका बेसिकली ये एक्चुअली ये यस का सिंबल है ना, ये यस का सिंबल है किसके लिए? जापान के लिए, जो प्रोवाइडर है कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, नो हाउ का, उसके लिए इंडियन इनकम हो जाएगा। अब बेटा वहां पे आपका ये भी यस है, ये नो है बेटा यहां पे, ठीक है, ओके। अगर वहां पे कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, नो हाउ, ब्रांड नेम लेने वाला रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट अदर देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, और हमने वो पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, नो हाउ एक्सेट्रा एक्सेट्रा इंडिया में बिजनेस में यूज किया। मान लो मैंने टेस्ला से मैंने क्या लिया, पेटेंट लिया, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, नो हाउ इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने का, और मैं खुद का इंडिया में क्या बना रहा हूं, इलेक्ट्रिक व्हीकल बना रहा हूं। या फिर मैंने ओला को यूज करने के लिए दिया, मैंने टेस्ला से लिया, सुना इधर ध्यान दे, मैंने टेस्ला से लिया कॉपीराइट, और मैंने ओला को इंडिया में यूज करने के लिए ओला को, और ओला उससे क्या बना रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल बना रहा है, तो मेरे को तो ओला वहां पे इनकम देगा ना, ओला भी तो मेरे को पैसा देगा ना, तो मैं उस पैसे से पैसा कमा करके टेस्ला को दे रहा हूं, तो टेस्ला के लिए ये रॉयल्टी, पेटेंट, कॉपीराइट, नो हाउ इंडियन इनकम मान लिया जाएगा। बट अगर सर मैं उस पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, नो हाउ को आउटसाइड इंडिया में यूज कर रहा हूं, या तो मैं बांग्लादेश में वहां पे इलेक्ट्रिक कार बना के बेच रहा हूँ, या बांग्लादेश के किसी पर्सन को मैं यूज़ करने के लिए दे रहा हूँ, वहाँ से मेरे को इनकम हो रही है, और मैं आगे टेस्ला को रॉयल्टी इनकम पे कर रहा हूँ, तो सर टेस्ला के लिए वो रॉयल्टी इंडियन इनकम नहीं माना जाएगा। ओके, सो दैट वाज एंड ऑफ योर चैप्टर। बेसिकली जिस चैप्टर का नाम है आपका रेसिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम मेरे दोस्तों, ठीक है। तो बहुत डिटेल में मैंने रिवीजन करवाया इस चैप्टर का, ऑलमोस्ट 1 घंटे 10 मिनट में, ठीक है। इसके बाद में आपको क्वेश्चंस भी मैं करवाऊंगा, हाँ जी सर मैं क्वेश्चंस वगैरह भी करवाने वाला हूँ, डोंट वरी अबाउट दिस, हम आपके साथ में रहेंगे, एग्ज़ाम तक मैं आपके साथ में हूँ, ठीक है। मेरा तो सर LIC के जैसा है कि एग्ज़ाम के साथ में, एग्ज़ाम से इसके साथ में भी, एग्ज़ाम के बाद में भी रिश्ता रहता है। ओके, तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो, ऑब्वियसली बहुत अच्छा लगा हो, ठीक है, अच्छा तो लग ही जाएगा, बहुत अच्छा लगा हो, तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज आगे भी आपके लिए बहुत कुछ आने वाला है। दूसरा, आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, क्योंकि YouTube का एल्गोरिथम तो आपको मालूम ही है, और एप्रिसिएशन इज मोटिवेशन, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वीडियो को पहुंचाने के लिए शेयर भी कीजिएगा, और मैक्सिमम शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स को, जितने भी लोग जानने पहचानने वाले हैं, सबको जो एग्ज़ाम दे रहे हैं। सर ये एक हेल्प प्लीज़ आप कीजिएगा उन सब की, मेरी तुम करोगे मुझे मालूम है। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आप अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, थैंक यू सो मच, बाय बाय।